चलो तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको करा दिया। ओके, एरियोलर करा दिया था कंप्लीट लूज कनेक्टिव टिश्यू में। एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे थे कि जो रेगुलर इरेगुलर होते हैं, एक जनरल आइडिया मैंने पूरा दे दिया था। ठीक है, तुम लोगों ने किया क्या रिकॉर्डर से कवर? फातिमा, लेक्चर कवर कर लिया? ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल हमें ये है कि कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होंगे बॉडी, सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा वैरायटी में, और जब वैरायटी में ज्यादा हो गया तो फंक्शन में भी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी को शो करने वाले टिश्यू कौन से? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? ये सब बेसिक चीजें मैंने बताई थी। फिर मैंने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड एंड लिम्फ उनको छोड़ दोगे आप, तो बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? फाइब्रोब्लास्ट का। ओके, मेजर कंट्रीब्यूशन फाइब्रोब्लास्ट सेल का है। फाइब्रोब्लास्ट सेल जब मैच्योर होती है, या उसका जो सेल प्रोडक्ट आप बोलोगे, उसमें दो तरीके के प्रोडक्ट है। क्या क्या है? थिन वाला क्या है? थिन थिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, एंड थिक वाला कोलेजन फाइबर। तो जो थिक है वो कंपोनेंट उसके अंदर ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, कोलेजन इज अ प्रोटीन, दैट्स वाई वो बॉडी में सबसे ज्यादा हो गया। बॉडी में जो सबसे ज्यादा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अमाउंट ऑफ कोलेजन प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है बेटा, ये भी चीज है, जीके का है, और इसको भी आपको याद करने के पीछे अभी रटना कुछ है नहीं। ओके, क्लियर है? फिर फाइब्रोब्लास्ट सेल से जो इलास्टिन और कोलेजन बन रहे हैं, वो जो बिछ रहे हैं एक मैट्रिक्स के ऊपर बिछ रहे हैं, मतलब इन सभी सेल्स जो यहाँ पे कोलैबोरेट होंगी, उनसे कुछ सिक्रीशन निकल रहा है, उस सिक्रीशन से एक ग्राउंड मैट्रिक्स बन रहा है। ओके, उसको हमने बोला कि एक ग्राउंड बना ताकि सारे कनेक्टिव टिश्यू एक जगह पे सेट ऑन हो सके। ओके, कहाँ पे है वो? क्योंकि ये तो हम सेल बोल रहे हैं, और सेल भी हम ऐसे देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। एपिथेलियल की तरह ये बहुत टाइटली कनेक्टेड हमें दिख नहीं रहा है। वैरायटी ऑफ सेल्स भी हमें यहाँ दिख रही है। तो इन सभी को जोड़ने के लिए, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया कि दो बच्चे या एक बच्चे खेल रहा है, और वो या तो फर्श पे खेल ले, ठीक है, या तो एक मैट बिछा दे और उसके ऊपर खेल ले, तो उनकी एक बाउंड्री डिसाइड हो जाएगी कि उनके खिलौने कहाँ कहाँ तक उन्होंने फैला रखे हैं। ठीक है बच्चा, तो उसी तरीके से वो जगह जहाँ पे ये सारी सेल्स कोलैबोरेट होगी और फाइबर्स आपस में कोलैबोरेट हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड मैट्रिक्स। ग्राउंड मैट्रिक्स। ठीक, अब दो चीजें समझ में आ गई, एक तो फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल से कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड ग्राउंड मैट्रिक्स। अब रह ये गया था कि और क्या क्या सेल हो सकती है और उनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। ओके बच्चा, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, मैं बस नाम लूंगी, सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे अभी नहीं लर्न करना। फाइब्रोब्लास्ट हो गया। फाइब्रोब्लास्ट का ही प्रोडक्ट अगर हम कहें 1.1 तो कोलेजन फाइबर है, एंड 1.2 इलास्टिन फाइबर या इलास्टिक फाइबर। ओके बच्चा, कोलेजन फाइबर व्हाइटिश कलर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाइट फाइबर, एंड इलास्टिक फाइबर येलोइश कलर का होता है, दैट्स व्हाई इसके लिए टर्म यूज करते हैं येलो फाइबर। ये चीजें आपको लिखनी है। ओके, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर। देन आ जाओ मास सेल। मास सेल्स कहाँ पे पढ़े हो बताओ, तुम लोग बताओ, रिपीटर वेल्स। मास सेल चलो हमें इम्यूनोलॉजी में पढ़ा है, क्या काम था? हेपेरिन, हिस्टामिन, एलर्जी रिएक्शन। ठीक है, तो मास सेल है यहाँ पे इनके पास, ताकि ये इम्यून सिस्टम का रोल जो यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड रहेगा उसको देखें। फिर इन्हीं फाइबर्स में से एक फाइबर ऐसा है जो जाल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, कोलैबोरेटिव, वो भी फाइब्रोब्लास्ट से उसके कुछ पार्ट सिक्रीट होते हैं। उस जाल लाइक, क्योंकि हमें पता है रेटिकुलेट का मीनिंग ही होता है नेटवर्क। ओके, तो एक ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, बट वो पूरा नेट वहां पे बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, तो उन फाइबर्स को क्या कह देंगे? रेटिकुलर फाइबर। ओके बच्चा, देन दूसरी एक सेल आ गई। तो जब हम फाइबर बोल रहे हैं ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड ये भी रेटिकुलर फाइबर। ओके, देन अगेन मैक्रोफाजेस आ गया। मैक्रोफाजेस, मैक्रोफाजेस के लिए ध्यान रखो, ये नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं। कुछ स्टैटिक हो सकते हैं, कुछ मूवेबल होते हैं। ठीक है, किसी का एक जगह फिक्स कर दिया गया है और कुछ मूव कर सकते हैं। तो मैक्रोफाजेस एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। ओके, जब बल्क में अटैक करना होता है तो मैक्रोफाजेस जाते हैं और इनगल्फ करते हैं। ठीक है, उसमें फैगोसाइटोसिस वाली मैकेनिज्म आप कह सकते हो। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी जो फैगोसाइटोसिस करती हैं। देन प्लाज्मा सेल्स, अगेन प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं बताओ। मैक्रोफाजेस को कह सकते हैं हमें, प्लाज्मा सेल्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, मेमोरी वाले, हाँ, एंटीबॉडी रिलीज कर सकते हैं लेकिन हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड प्लाज्मा सेल्स मेमोरी सेल्स में जब डिवाइड होंगे तो आप बोलते हो कि मेमोरी को हेल्प करते हैं। तो इम्यून सेल की, इम्यून सिस्टम के सेल हो गए। लिम्फोसाइट, अगेन लिम्फ वर्ड आते ही आपको समझना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये इम्यून सिस्टम की सेल है। एंड देन मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट। ओके बच्चा, फैट डिपॉजिट वगैरह, फूड डिपॉजिट करने वाले सेल जिसके चैम्बर, अंदर आपको चैम्बर अलग अलग दिखेंगे तो मल्टी लॉक्यूलर हम लोग बोलते हैं, लॉक्यूल्स दिखेंगे। एंड देन मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स, अगेन ये भी डिपॉजिट करेंगी लेकिन उसके अंदर चैम्बर्स नहीं होंगे। देन मेसेनकाइम सेल्स, जैसे आपने देखा मेसेनकाइम वर्ड कहाँ आया था, मेसोग्लिया के पहले ना टिश्यू आ गया था। तो एक काइम वर्ड जब भी आएगा ना तो आप समझना कि वो कुछ चीजों को अडेयर कर रहे होंगे, कुछ चीजों को जोड़ने के लिए स्पेसिफिक रोल प्ले करेंगे। तो मेसेनकाइम सेल्स, देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ओके, ये वाला चार्ट मैं शेयर करूंगी, इसके सारे फंक्शंस जो यहाँ पे लिखे हैं ना वो आपके पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन इम्यूनोलॉजी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपके पास तो सेल के नाम रहने चाहिए, इसमें कोई भी आपके सिलेबस के बाहर की बात नहीं है, ट्रस्ट। ओके, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है। लेकिन यहाँ पे जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो अगर हमें इन सारी सेल की चीजें एक जगह मिल रही है तो दैट इज गुड। आप इसको अच्छे से अभी अपने पास प्रिंट निकाल के रखोगे, इसको नोट नहीं करोगे। क्लियर है, इसमें टाइम अभी नहीं देना है, ये पूरा जब आपका खत्म आ जाए हो जाएगा ना तब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक, ये भी हम आज शेयर करेंगे आपको थोड़ा सा डेंस इरेगुलर में। कई लेयर होती है जिनके नाम अलग अलग, तो इसको हम कराते हैं आपको थोड़ा बात। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देख रहे थे, टाइप्स में देख रहे थे तो लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज। लूज में हम देखेंगे तो एरियोलर एंड एडिपोज आ जाएगा। ठीक है, एरियोलर टिश्यू हो गया था और आई थिंक एडिपोज टिश्यू भी हो गया। ठीक है, हो गया था ये। ठीक, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट दोनों जगह रोल प्ले कर रहे हैं बेटा, चाहे वो आप एरियोलर टिश्यू में देखोगे चाहे वो आप एडिपोज टिश्यू में बोल रहे हैं। मैंने बोला ब्लड को छोड़ दो, लिम्फ को छोड़ दो। ठीक है, सभी जगह, इवन लिम्फ में भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अभी आप इतना रखो कि हाँ ब्लड और लिम्फ आप साइड में करो तो फाइब्रोब्लास्ट एवरीवेयर है बेटा। तो अब इनके अरेंजमेंट से हम जा रहे हैं किस पे, डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, चीजें वही है, बस कॉम्पैक्टली अरेंज करना है। क्लियर, दबा देना है। इस तरीके से जैसे उस इमेज में स्कैटर्ड दिख रहा था उस तरीके से ग्राउंड मैट्रिक्स वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा, रहेगा लेकिन फ्री पार्ट कम होगा, ऑक्युपाइड रहेगा। तो मोर फाइबर्स, मोर सेल्स और डेंशली पैक्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हम्म, तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द, मार्क कर लो आप एनसीईआरटी में है, कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। कल भी मैंने बताया जैसे कॉम्पैक्ट कोई पैटर्न है कि कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है, सेल्स है, और उनका एक प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे या समहाउ नियर बाय रेगुलर, क्योंकि ये बायो का सिस्टम है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको स्केल से मेजर करोगे तो वो एकदम रेगुलर इंटरवल दिखना चाहिए। ओके, बट दिखने में वो क्या दिख रहा है कि हाँ एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा है आपको, कोई भी पैटर्न हो सकता है। ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे कहीं से कहीं फाइबर चले गए,
एंड उसमें सेल्स प्रेजेंट है, ग्राउंड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। तो ये डेंस तो हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, लेकिन पैटर्न इनका क्या हो गया? इर्रेगुलर। इज इट क्लियर? देखो फिर से हम जा रहे हैं पीछे। लूज की बात की हम लोगों ने और डेंस हम देखना है। तो लूज में हमें ये अभी मान के चलना है कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू बना रहे थे वो चीजें लूजली अरेंज थी, अरेंज वो लूज थे, उनके बीच में ग्राउंड मैट्रिक्स ज्यादा फ्री प्रेजेंट। ओके, इट इज लाइक कि हाँ, जो चटाई जो मैट हमने बिछाया है उसमें बहुत जगह अभी खाली है, खिलौने कम है। ओके, जब उसको डेंसली पैक्ड करना है तो हमने एक बाउंड्री लगा दी है कि बेटा फ्लोर पे खिलौने नहीं जाने चाहिए, और खिलौने भी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगी? एकदम साइड बाई साइड, साइड बाई साइड अच्छे से पैक हो जाएगी। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इतना क्लियर है? अब अगर कहें कि खिलौने कुछ उसमें कलर के बेसिस पे या शेप के बेसिस पे या रिमोट कार्ड कोई ये क्राइटेरिया ले लिया और उस पैटर्न में अरेंज करें, तो उसी डेंस को हम क्या कह देंगे? पैटर्न में हो गया, तो रेगुलर हो जाएगा। खिलौने हैं बाउंड्री के नीचे नहीं जा रहे लेकिन पूरे फैले हुए मिक्स है, तो उसी को क्या कह देंगे? इरेगुलर। ठीक है, तो ये सब अभी कल ही का चल रहा है। ओके, अब बस टर्म्स को समझो। ठीक है, फिर ये आपकी इमेज दी हुई है, आप देख सकते हो, ये वाला जो है इरेगुलर और ये है आपका रेगुलर, एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न हो गया और एनसीईआरटी की इमेज है, दूसरा वाला इरेगुलर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन वो क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। ओके, पहले जो इमेज थी उसमें एरियोलर का था और एडिपोज का था, वो लूज कनेक्टिव के टाइप्स थे। ओके, चलो अब इनके टाइप्स देखने अपने को। इन द डेंस रेगुलर, रेगुलर मार्क करना, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड वाले, लाइन सारी एनसीईआरटी के, इमेज बस आप एक्स्ट्रा देखोगे समझने के लिए। Dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of other fibers. Okay? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या कह रहा है? एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि कोलेजन फाइबर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे रो में, मतलब लाइन में, बिटवीन द मेनी पैरेलल। एक पैटर्न देना है ना, पैटर्न क्या हो गया? पैरेलल पैटर्न अदर फाइबर्स, जो भी अदर फाइबर्स है उनके पैरेलल पैटर्न के बीच बीच में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और मेन मेन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वहां पे कोलेजन फाइबर का ही है। टेंडॉन्स एग्जांपल आ गया। टेंडॉन्स के लिए मैंने क्या बताया था? एडरेंस या कोहेजन? एडरेंस, ठीक है, BMT। ओके, लिगामेंट BBL। ओके, ये हो गया कोहेजन, ये हो गया एडेशन। कहते क्या है? टेंडोन, कहते क्या है? लिगामेंट। एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू which attach skeletal muscles to bones. ओके, तो दो डिफरेंट तरीके के बीच और मटेरियल के बीच में अटैचमेंट को हम एडहेरेंस बोलते हैं बेटा, एंड टेंडोन्स उसका एग्जांपल होता है। क्लियर है? अब इसका मतलब टेंडोन्स क्या क्या रोल प्ले कर रहा होगा? स्केलेटल मसल्स किसके साथ अटैच्ड होंगी? तो बताओ, बोन्स के साथ, स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड होंगे। तो जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स वहां पे मूव हो रही हैं और वो बोन्स को मूव करा रही है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स और बोन्स, मसल डायरेक्ट नहीं अटैच है, वहां पे क्या होगा? आपका अटैचमेंट के लिए टेंडॉन्स होंगे। देन लिगामेंट, जब बोन और बोन आपस में अटैचमेंट को शो कर रहा है, अभी हम शायद इमेज डाले होंगे पटेला वगैरह। हाँ, ओके, देखो ध्यान से, ये बोन है, ये बोन है, और ये भी बोन, पटेला, नी बोन, नी कैप या नी बोन। ठीक है, इसमें अब देखो, अब ये वाला इमेज देखो, इधर से मसल्स, इधर मसल्स, ठीक है, पीछे रहेगी, एंड मसल्स को या ये बोन पटेला पे वो जोड़ रहा है, तो कौन सा कनेक्शन है? टेंडन। ओके, दिस बोन एंड दिस बोन, तो कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? लिगामेंट। और बीच में क्या होता है? कार्टिलेज। क्लियर है बच्चा? तो टेंडन और लिगामेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके टाइप्स वाइप्स पढ़ने अभी बाद में हम लोग बात करें। डेंस इरेगुलर, रेगुलर में क्या क्या आ गया? टेंडन और लिगामेंट। ठीक है बच्चा,
कनेक्शन बस ध्यान रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या क्या चीज कॉमन है कि वहां पे फाइब्रोब्लास्ट होंगे, वहां पे फाइबर होंगे, वहां पे सेल्स होंगे, ग्राउंड मैट्रिक्स होंगे, लेकिन जो पैटर्न होगा वो एकदम इरेगुलर होगा, कोई सर्टेन पैटर्न में अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, कोलेजन्स, एलास्टिन, रेटिकुलेट आपको नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर? Has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. ठीक है, कोई इनका ओरिएंटेशन नहीं है, कोई आगे की तरफ जा रहा है, कोई पीछे की तरफ जा रहा है, कोई डायगोनल जा रहा है, तो ओरिएंटेशन कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ओके, स्किन की, अब स्किन में कहाँ होंगे? एपिथेलियल के नीचे, एरियोलर, एरियोलर के नीचे एडिपोस, और ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। आजा बेटा, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है एकदम? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। अब आप यहाँ पे देखो इमेज को ध्यान से, ये टिश्यू हो रहा है और ये इस तरीके से, आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन बस आप इतना आइडिया यहाँ से लगा सकते हो कि जो थिकनेस में ज्यादा दिख रहा है वो कोलेजन, ओके, जो फाइन दिख रहा है वो इलास्टिन है, उसके बाद पूरी मैट्रिक्स है एंड अदर टाइप्स ऑफ सेल्स वहां पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका डेंस इरेगुलर। इमेज जो एनसीईआरटी में यही वाली है, सेकेंड वन। तो इमेज के पास भी आप छोटे छोटे यहाँ पे नोट्स लिख लेना, कहाँ पे प्रेजेंट है स्किन लिख लो, फिर कैसे रहेगा, नो पैटर्न, नो ओरिएंटेशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वाले वर्ड निकाल के यहाँ पास में लिख लेना। क्लियर है बच्चा? खुद से पैराग्राफ रीड किया करो और छोटी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के लिख। ठीक है, अब हम हमेशा तुम लोगों को कुछ चीजें बताते हैं कि ओरिएंटेशन और चीजों को तुम थोड़ा ध्यान रखो। जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए ये मैंने यहाँ पे एक तो मेंशन किया, और आप कनेक्शन समझ पाओ कि एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट इन सब चीजों में बहुत प्रॉब्लम फेस की, मतलब लिटरली बस मैं रटना और पेपर देना, मार्क्स लाना, इतना ही। मुझे कभी ये समझ में नहीं आते थे कि ये क्या है, तो मैं उस चीजों को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज दे के बताती हूँ कि आप उसको समझो, आपको रटना वाला चीज आप हटा दो। अब मुझे तो डॉक्टर बनना नहीं था, मैंने 12th के बाद जूलॉजी बॉटनी पढ़ी भी नहीं है, तो मेरा तो वही एंड अप हो जाता है इसका। लेकिन आपको तो डॉक्टर बनना है, तो आपको तो चीजें और अच्छे से बिना रटे ये वाली चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर जब आपकी वो बिल्डिंग बनेगी ना सारी लेयर्स और एनाटॉमी वाली, जिसमें एक्चुअल ह्यूमन एनाटॉमी आती है, तब उसके लिए प्रिपेयर रहो। तभी यहाँ पे आप फोकस करो, जब हम बोले एपिथेलियल लेयर, तो मतलब वहां पे एपिथेलियम सेल होगी, चाहे वो सिंपल होगी चाहे वो कंपाउंड हो। ओके, स्किन की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड। ओके, जितनी चीज बोल रहे हैं बस उस पर फोकस करना। तो उस सेल का एक वेसल पार्ट होगा, एक एपिकल पार्ट। लोकेशन हमेशा ध्यान रखो, लोकेशन वाइज जो टर्मिनोलॉजी होती है। फ्री स्पेस हमने कंडीशन दिया कि एपिथेलियल लेयर के पास हमेशा एक एक तो फ्री स्पेस होगा ही होगा। ओके, जब हम कह रहे हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, तो वहां हमने 2 फ्री स्पेस दी थी, समझ में आ रहा है? लेकिन मैंडेटरी इतना है कि एक तो फ्री स्पेस होगा उसमें, क्योंकि सीलिया का काम था, इसलिए एक तरफ क्या दिया, सीलिया, तो वो सीलिया मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, तो उसको भी फ्री स्पेस में रखना है। क्लियर बच्चा? हम्म। तो यहाँ पे आप देखो तो एपिथेलियम हो गया, और एक हो जाएगा जो साइड बाय साइड होता है वो लैटरल हो जाता है। वेसल की तरफ जो मेम्ब्रेन होगी और उसको सपोर्ट देती है, उसको एक प्लेस देती है कि तुम यहाँ पे टिक जाओ। जस्ट लाइक आप क्राफ्ट बना रहे हो, तो एक लेयर के ऊपर आपको कुछ फिक्स करना है, और सबसे जो टॉप पे रहेगा वो फ्री रहेगा। कोई भी चीज, थर्माकोल लगाओ या चार्ट पेपर लगाओ, स्टिकर लगाओ, स्टार लगाओ, वॉट एवर, तो हमेशा आप एक साइड में ग्लू यूज करो, वो वेसल हो जाता है, बेसल हो जाते हैं ना। तो वही बेसल सरफेस फेस करेगा, बेसल, लैमिना और फाइब्रस लैमिना, अभी इस पे नहीं जाना। बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको बोल देते हैं, बेस की तरफ जो मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब आप ब्रीदिंग सिस्टम में ट्रांसफ्यूजन पढ़ोगे, ठीक है, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ोगे, तो वहां ये मेम्ब्रेन आएगी। एंड देन आ गया कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, लूज, सब यहाँ पे प्रेजेंट। ओके, बोन के पास ही लिगामेंट होंगे, बोन के पास ही टेंडोन होंगे,
तो स्किन में हम उसको नहीं एंटर कराएंगे, लेकिन स्किन जाके तो हमारे बोन पे ही टिकी है ना, तो वो वाला सरफेस जो बोन को फेस कर रहा होगा वहां पे ही मसल से लिगामेंट का अटैचमेंट बोन को शो करेगा, मतलब इधर फिर मसल्स आ जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू आएगा। ओके बच्चा, तो आप पैटर्न समझो, यहाँ से आप कट करोगे तो क्या क्या चीज आपको किस तरीके से दिख रही है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू में स्पेसिफिक में आ जाते हैं बेटा, है ना, आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी में मेंशन किया है, तो ये चीज आप एकदम डबल अंडरलाइन कर लेना, चाहे हम चार्ट में कहीं कहीं पे उसको दिखा रहे हैं, आप हायर में जाके कहीं पे उसको शिफ्ट करके पढ़ोगे, ऑब्वियसली करोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने उनको उनके स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि सभी एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, फिर भी एक स्पेशलिटी में दे दिया उनको, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, द इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल, मतलब मूवेबल होता है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, जिसमें इलास्टिसिटी होगी, जो मूवेबल प्लायबिलिटी को शो करेगा, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस रहेगा कि वो कंप्रेशन को, वो प्रेशर को रेजिस्ट करे। ठीक है, जैसे आप वर्टिब्रल कॉलम, क्यों कार्टिलेज पैड कहीं पे क्यों खराब होता है, क्योंकि जब हम नी को मूव कर रहे हैं तो जो नी कैप है उसके पास जो कार्टिलेज है उसमें बार बार रगड़ हो रहा है। तो ऐसे हम करोड़ों बार, जब तक हमारी लाइफ चल रही है, हम करोड़ों बार ये मूवमेंट कर चुके हैं। ओके, लेकिन आप बोन को जरा प्रेशर देके देखो, कैसे हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर क्यों होता है। तो कंप्रेशन कौन ज्यादा झेल सकता है, कौन कर सकता है, कार्टिलेज। ठीक है, इसी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम, कितना हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, अगर आप सपोज कि वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं वर्क करे तो हमारे तो सारे बैकबोन है, उसका नाम ही है बैकबोन। ओके, समझ रहे हो, तो कार्टिलेज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज। ओके, दो सेल की कार्टिलेजिनस टिश्यू बनाने वाली जो सेल है उनके बीच के मटेरियल इज सॉलिड एंड प्लायबल। और कार्टिलेज टिश्यू आप बोलते हो तो हमने बताया है कि सेल प्लस इंटरस्टिशियल मटेरियल। ओके बच्चा, तो ये मटेरियल आ जाएगा उसमें, क्लियर है। तो वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी चीजों में जो इजी, कन्वीनियंट या ये लॉन्ग टर्म तक मूव कर सके, वो कंप्रेशन कौन सेफली सस्टेन कर रहा है, वो कार्टिलेज है, जो ज्वाइंट के बीच बीच में प्रेजेंट है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, अब कार्टिलेज से आप कॉन्ड्रोसाइट्स वर्ड याद रखें, बोन के लिए हो जाता है ओस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज के लिए हो जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज दैट इज लैकुना। ओके, मतलब इन सेल्स को अपनी एक प्रॉपर कैविटी में लोकेशन मिला है कार्टिलेज टिश्यू के। अगर आप एनाटॉमी की बात करोगे, ये हम पढ़ाएंगे आपको स्केलेटन सिस्टम में, जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ोगे। अभी बस आप यहाँ पे जो सेंटेंस आया उसको समझने की कोशिश करो, उनको एक कैविटी मिली है, लैकुना वर्ड पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं। ओके, लैकुना विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, और कोई भी चीज जो बन रहा है, मैट्रिक्स वहां पे बन रहा है, वो सब क्या है, जो भी वहां लिविंग सेल्स है उन्हीं का प्रोडक्ट होंगे, लिविंग सेल्स का ही प्रोडक्ट होंगे, बस वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होके बाहर बन गई, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गई है। तो ये लाइन दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resist compression, resistance को शो करेगा, and cells of this tissue known as chondrocytes, 4-5 MCQ है यहाँ पे 4 लाइन में, are enclosed in small cavity is known as lacuna, and within the matrix, ये सब चीजें एक मैट्रिक्स में, अगेन वही ग्राउंड मैट्रिक्स टाइप आप समझ लो, उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, जो मैट्रिक्स इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का रिजल्टेंट है, प्रोडक्ट है। ओके बेटा, तो सिक्रीटेड बाय दैट, क्लियर है। चलो देखो, जैसे ये कॉन्ड्रोसाइट है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स एक कैविटी में है, लैकुना, एंड लैकुना और कॉन्ड्रोसाइट सब कुछ एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और ऐसे नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, नंबर ऑफ लैकुना प्रेजेंट है, और तब जाके पूरा एक कार्टिलेज टिश्यू बने। इज इट क्लियर?
Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adult. पता है वो धीरे धीरे मॉडिफाइड हो जाएंगे, उनमें चेंजेस होंगे एंड वो कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि बच्चा जो बेबी बॉर्न होता है उसके नंबर ऑफ बोन्स 300 के करीब होते हैं और जो एडल्ट तक है उनकी बोन्स 206 है। तो कहाँ चली गई वो बोन्स? वो बोन्स कन्वर्ट हो गई, फ्यूज हो गई और वो सॉलिडिफाई होती गई, उन्होंने मॉडिफिकेशन कर लिया उसमें कुछ, फिर फाइनली 206 बोन्स बचती है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अब देखो ये लोकेशन वाले क्वेश्चन आ गए। टिप ऑफ नोज, ध्यान देना क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सिर्फ नोज आया और इनकरेक्ट का भी दिख रहा है वहां के, कोई और कंपैरेटिवली करेक्ट है जैसे ईयर पिन्ना, ओके, और नोज, तो नोज इज रॉन्ग आंसर, ईयर पिन्ना इज करेक्ट क्योंकि उसने टिप नहीं मेंशन की। अब आप अपने नाक छू के देखो, जो फ्रंट में है वो कार्टिलेज है और जो बैक में है वो बोन है। तो नोज पूरा बोन और कार्टिलेज दोनों का बना, लेकिन आपके कान में यहाँ पे ईयर पिन्ना जहाँ पे, वहां पे कोई बोन नहीं है, मिडिल ईयर में बोन है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अगर हमने ऑप्शन दिया कि फाइंड आउट द कार्टिलेज टिश्यू और आपको दो क्लोजली रिलेटेड आ गए, ईयर पिन्ना एंड नोज, देन आंसर विल बी ईयर पिन्ना। क्लियर है? द कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर ज्वाइंट्स, between adjacent bones of the vertebral column, limbs, पैर, हाथ and hands in adult। ठीक है, तो सभी ज्वाइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज हो गए। ओके, अब इनकी जो एसेसिबिलिटी है कि ये खुद में, फिर कार्टिलेज के अंदर आप जाओगे तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आएंगे, वो भी हम लोग डिटेल में उसी चैप्टर में बात करेंगे, अभी आप बस समझ। ठीक है, जैसे हम ईयर पिन्ना को इजिली मूव कर रहे हैं, ओके, दबा पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सबसे सॉफ्ट वाला कार्टिलेज, ओके, उसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी को शो करेगा। ओके, देन सेकंड नंबर पे आता है हाइलिन, नोज एंड रिब में जो रिब्स के बोन है उनके बीच के जो कार्टिलेज है वो वाले आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन है बेटा आपके स्केलेटल सिस्टम का, हाइलिन कार्टिलेज के लोकेशन पूछे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड पूछता है। फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो मतलब फाइब्रस हो गया और काफी ज्यादा ज्वाइंट हो गया, ओके, तो सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें देखा जाएगा, नियर बाय बोन जैसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, वो होंगे फाइब्रो कार्टिलेज। इसकी लोकेशन नी एंड वर्टिब्री। कार्टिलेज, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स है, लैकुना, अब सिर्फ हम क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, ओके, कार्टिलेज, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, लैकुना, कॉन्ड्रोसाइट्स, मैट्रिक्स एंड देन क्या है, ठीक है, लोकेशन, ओके, एंड देन टाइप्स में बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, मोस्ट फ्लेक्सिबल इज elastic cartilage, less flexible is fibro cartilage, and in between two is the hyaline cartilage। ओके बच्चा, लोकेशन याद रखो थोड़ा थोड़ा, ओके। अब आप देखो, दिस वन इज कार्टिलेजनस पैड, ओके, और इसमें ही आ जाता है फिर आपका साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल इन्फ्लेमेशन, ये डिजीज पढ़ोगे आप वहां पे, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब डिजीज पढ़ोगे उन सिस्टम में, ओके। इन्फ्लेमेशन मतलब हार्म होने लगा है और वहां पे अंदर की साइड में बर्निंग एंड डैमेज चल रहा है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन। जिनको भी जो नी पेन वगैरह की रिपोर्ट करते हैं ना, उनको इस तरीके से प्रॉब्लम होता है और कार्टिलेज उनका डिजनरेट होने लगता है। जब कार्टिलेज डिजनरेट होगा तो ये इन दोनों के फ्रिक्शंस बढ़ जाएंगे, ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको अपन वहां पे देखेंगे। अभी आप जनरली देख लो कि पूरी बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, कलर के थ्रू आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, एकदम बच्चा वाला इमेज लगाया है यहाँ पे ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए प्रिपेयर, ओके। ये हो गया आपका हाइलिन ब्लूइश, ये वाला है आपका पर्पलिश जो है वो इलास्टिक वाला है, एंड रेडिश वाला फाइब्रो है। अब फाइब्रो पे को हम फोकस कर रहे हैं, नी का एग्जांपल दिया हमने, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। देन आप यहाँ पे देखो वर्टिब्रल कॉलम, अब ये मत सोचना कि आगे कैसे आ गया, है ना, वो पीछे का है, और ये हो गया आपका ट्रैकिया। एंड देन आप रिब्स का देखो,
रिब्स का ब्लूइश कलर का है, हाइलिन कार्टिलेज, ये वाला। और ये होती है ब्रेस्ट बोन, पहले भी नाम आ चुका है स्टर्नम। ओके बच्चों। हम्म। फिर यहाँ देखो क्या होगा, ये हाइलिन, हाइलिन, हाइलिन। तो बहुत सारे एग्जांपल हाइलिन वाले आपके पूछे जाते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ बोन्स और अरेंजमेंट, मसल्स है, रिलेशनशिप, ये सब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बात करें। अब एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है एसोफेगस और ट्रैकिया को लेकर। एसोफेगस में कार्टिलेज है या ट्रैकिया में कार्टिलेज है? ट्रैकिया में कार्टिलेज है, उसका पर्पस क्या है? एसोफेगस समझ में आ रहा है, ट्रैकिया भी समझ में आ रहा है। एक से एयर जा रहा है, एक से फूड जा रहा है। कौन सा ज्यादा वाइटल है? कौन सा ज्यादा वाइटल है? एयर वाला वर्सेस ट्रैकिया, जो कंटिन्यू वर्क कर रहा है। फूड वाला तब वर्क करेगा जब आप फूड खा के उसको इनगल्फ कर रहे हो, ठीक है, डिग्लूटिनेशन बोलते हैं उसको। उस केस में वो खुद, उसका जो साइज और प्रेशर है वो मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि वहां पे मस्कुलर मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट से वो अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। लेकिन हम इतने प्रेशर से एयर अंदर नहीं भेज रहे हैं कि वो अपने लिए रास्ता बना सके। तो बाई चांस कहीं ट्रैकिया कोलैप्स न कर जाए, दैट्स, और ये एक्सप्लेनेशन है, ये रीजन पूछा जाता है। इसलिए इनके पास क्या होता है, सी शेप्ड हाइलिन, पीछे के साइड में नहीं होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा, मतलब एसोफेगस के साइड में नहीं होगा। एंड बाकी जगह है, इसलिए इसको सर्कुलर भी नहीं बोलना है आपको, ओके, कंप्लीट भी नहीं बोलना है। ये सारे क्वेश्चन है, ब्रीदिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसमें ताकि वो श्रिंक ना करे, मतलब एयर कम है इसकी वजह से कहीं वो कोलैप्स ना कर दे, रास्ता ना बंद हो जाए, ठीक है, और जान चली जाएगी किसी की। दैट्स वाई इसको एक शेप दिया गया है, ये बंद हो जाए। ये फूड जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वो अपने लिए, जैसे यहाँ पे अगर फूड है तो सिर्फ यहीं पे ओपन रहेगा, आगे वाला बंद रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो फूड के मोमेंट, बोलस बोलते हैं इस जगह फूड को, और वो बोलस जैसे जैसे मूव करेगा उस तरीके से एसोफेगस में वो पाथ को बना लेगा। तो ट्रैकिया में सी शेप का कार्टिलेज होता है एंटीरियर साइड में। समझ में आया ये वाला पॉइंट? अब आपको यहाँ पे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की इमेज दी हुई है, कार्टिलेज वाला खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पे इमेज को देखो ध्यान से, कार्टिलेज, कोलेजन फाइबर्स लेवल दिया हुआ है, कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होगी? कैविटी में, कैविटी इज लैकुना। एंड सभी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है? मैट्रिक्स। सेल क्या है? मेन सेल कॉन्ड्रोसाइट। ओके बच्चा, इन सब के एसोसिएशन से बन रहा है कार्टिलेजनस टिश्यू। उसके तीन टाइप्स देखे आपने, तीनों की लोकेशन अभी जनरल आपने बात कर। नाउ नेक्स्ट है जो बोन, बोन वाला ये है। अब आप रिजिडिटी की बात करो तो कौन सा ज्यादा रिजिड होता है, हार्ड होता है, बोन या कार्टिलेज? बोन ज्यादा रिजिड है, हार्ड। ओके, चलो मार्किंग कर लो। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस तो सबके पास होगा, लेकिन ये वाला ध्यान रखो, हार्ड एंड नॉन प्लायबल। ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू को एक ग्राउंड चाहिए, एक फील्ड चाहिए। ओके, आप पार्क में खेलने जाते हो, आप अपने पसंद पसंद के झूले पे जा सकते हो, आप पसंद के बेंच पे बैठ सकते हो, अपनी एक्टिविटी अलग अलग कर सकते हो, लेकिन वो पार्क की जो बाउंड्री है उसके अंदर एक जमीन है बेटा, ठीक है। तो ग्राउंड इज एवरीवेयर। आपने क्या किया, क्या चॉइस से गए वो अलग है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वो पार्क हो गया, ठीक है बच्चा। तो ग्राउंड शुड बी देयर। तो हार्ड एंड नॉन प्लायबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ग्राउंड सब्सटेंस, जो रिच होगा कैल्शियम सॉल्ट। ओके, एंड दीज आर द, अब यहाँ पे एक पॉइंट में और बता देते हैं, रिजर्वायर। रिजर्वायर होती है बोन, हम लोगों की बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज का काम करती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी से आप ये नहीं बोलते हो कि बोन्स वर्क करना बंद करें। कैल्शियम की सबसे ज्यादा सप्लाई नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को चाहिए, उसमें भी मस्कुलर सिस्टम। मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन विदाउट कैल्शियम हो ही नहीं सकता है। ओके, तो मसल्स बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो बोन से कैल्शियम मसल्स को जाएगा, दैट इज रिजर्वायर। फिर जब बोन में अफेक्ट दिखेगा उस कमी का, तब जाते हो आप डॉक्टर के पास, ठीक है, या जो भी लोग भी जाते हैं, आपका मतलब ये नहीं कि आपको हो जाए। ओके, तब वो बंदा या कोई जो भी ह्यूमन रहेगा वो, उसको कुछ दिखेगा कि वीक फील होगा, थोड़ा सा कट कट की आवाज आने लगती है, उठो तो बॉडी एकदम कट 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 करती है, तो एजेड लोगों को ये सब प्रॉब्लम होती है।
क्यों? क्योंकि मसल्स को अभी कैल्शियम चाहिए और मसल्स ने ले लिया बोन से, अब बोन के पास कमी हो रही, तब हम लोग टैबलेट खाना शुरू करते हैं। क्लियर बच्चा? तो रिजर्वायर होता है कैल्शियम का बोन्स एंड कोलेजन फाइबर्स तो कनेक्शन के लिए चाहिए, विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। थिकनेस हार्ड है बेटा, स्ट्रेंथ है इसमें ज्यादा, तो कोलेजन फाइबर का ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू इलास्टिन फाइबर। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। कई बार ये बात हो चुकी है, अगर आपके यहाँ गणपति जी का भी पंडाल लगना होगा तो वो जो फाइनल आपको दिखता है जब आप घूमने जाने लगते हो, वहां से उसको लाके खड़ा नहीं कर दिया जाता है ना, कि कहीं बनाया और लाके खड़ा हो गया। वहां पे पहले क्या होगा, वो जगह बनाएंगे, उसको साफ सफाई करेंगे, फिर पोर करेंगे, फिर उसमें रॉड वगैरह वो जो लोहे के आते हैं, ठीक है, या बैम्बू के बन रहा है तो बैम्बू ट्री का स्टेम लगेगा ताकि एक फ्रेम बन जाए। उनको पता है कि किसको कितना डायमीटर रखना है या कितना एरिया रखना है, कितने डिस्टेंस पे रिपीट करना है, इसकी हाइट कितनी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग नींव कैसी रखनी है, तो वो सब चीजें बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड फाइनली धीरे धीरे उसकी एक विड्थ होगी, दो के बीच में गैप होगा, फिर कपड़े से उसको बांधा जाएगा, फिर उसके कपड़े के ऊपर डिजाइनिंग होगी या कुछ डेकोरेशन वगैरह होगा। ओके, और अंदर फाइनली मंच मंच बना के गणपति जी बैठ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो इसका मेन स्ट्रक्चर बना वो क्या था, वो बैम्बू, वो लोहे के रॉड। तो स्केलेटल सिस्टम हमेशा बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेम को बनाता है। लेकिन हाँ, बॉडी दिख कैसे रही है, पतली दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, ठीक है, कैसा है, वो सब मसल्स बनाते हैं। दैट्स वाई जो जिम करते हैं वो मसल्स पे वर्क करने जाते हैं, ना कि बोन पे वर्क करने जाते हैं। ओके, मसल्स को बढ़ाया, मसल्स को घटाया, शेप कर रहे बॉडी को, स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे अपनी, वो सारे गेम किस पे होते हैं, मसल्स पे। ओके, और मोटा पतला क्या हो जाता है, एडिपोज टिश्यू। तो सब रिलेटेड है, डिफरेंसेस भी है, रिलेटेड भी है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन। इस पे तो हमने डिवाइड कर दिया था बेटा, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा, याद आ रहा है? क्रेनियम बॉक्स क्या था, बोन का पार्ट है। ओके, तो वो क्या कर रहा था, अटैचमेंट, साइड ऑफ अटैचमेंट दे रहा था मसल्स के लिए और प्रोटेक्शन कर रहा है। तो जो अंदर है वो सॉफ्ट टिश्यू है, चाहे आप यहाँ पे इसी इमेज में वापस देखो, अगर हम रिब केज की बात करें, उसका नाम ही है रिब केज। ओके, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह से पैक्ड है, एयर टाइट चैम्बर है, और इसके अंदर लंग्स है और हार्ट है, एसोफेगस है, ट्रैकिया है, थायराइड ग्लैंड है। तो चीजें यहाँ पे इसके नियर बाय बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए एक कवरिंग बना दी गई। ठीक है बच्चा, क्रेनियम बॉक्स तो आपको समझ में ही आ रहा है। The bone support and protect softer tissues and organs. The bone cells, osteocyte, chondrocyte, osteocyte, ध्यान रखना ये बहुत सिंपल है। ओके, सिर्फ हम स्पेसिफिक सेल्स की बात कर रहे हैं, ना हमने अभी टाइप्स बताया, ना हमने अंदर के टिश्यू पे हम गए हैं। ओके, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैकुनाe। अगेन बस ये कॉम्पैक्ट होगा, वहां पे लैकुनी, वहां पे भी प्रेजेंट थी, लैकुनी में कॉन्ड्रोसाइट था, यहाँ लैकुनी में ओस्टियोसाइट। लिम्ब बोन्स, ठीक है, सच इज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। ओके, पूरी की पूरी बोन्स, पूरी की पूरी बॉडी का वेट कहाँ जा रहा है, लिम्स पे जा रहा है। सिर्फ लिम्ब लिखा हो तो वहां पे आपको क्या समझ लेना है, हैंड लिम्ब की बात हो रही है, ठीक है, और सिर्फ हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब अगर स्पेसिफिक कर रहा है तो आपको फिर वहां पे फोर लिम्ब लेना है आगे के लिए, हैंड लिम्ब लेना है पीछे के लिए। ओके बच्चा, तो यहाँ लिम्स की बात कर रहा है, मतलब ये पैरों की बात कर रहा है। बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। ओके, नोइंगली अननोइंगली पूरे दिन तो हमारा वेट इस पे ही है, जब तक हम लेटेंगे नहीं, जब तक हम बैठेंगे नहीं, तब तक तो सारा वेट इस पे ही है, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप भंगड़ा कर लो, चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, वॉट एवर, अगर आप खड़े हो अपने पैरों पे तो इस पे ही वेट जा रहा है। और उसी से एक कहावत हो जाती है, अपने पैरों पे पहले खड़े तो हो जाओ। ओके, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक साल से जो खड़े हो वो खड़े हो, ठीक है, मतलब पैर मजबूत कर लो। तो नेक्स्ट, वेट बियर करते हो बेटा, दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स, मूवमेंट है, ठीक है, लोकोमोशन है,
बैठे बैठे भी हम पैर को मूव कर रहे हैं, जैसे अभी हम खड़े खड़े, और अगर हम चल दिए इसी पैर से तो लोकोमोशन हो गया। ओके, बैठे बैठे कर रहे थे विदाउट डिस्प्लेसमेंट तो मूवमेंट हो रहा था। दोनों ही दोनों ही पॉस्चर, दोनों ही जो भी हमने एक्टिविटी की उसमें मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन, कौन सी मसल्स जो स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है, क्या हो जाएंगी वो? स्केलेटल मसल, अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। द बोन मैरो, अब हमारी बोन्स और बर्ड्स की बोन में मैंने क्या डिफरेंस बताया था? हॉलो होती है, निमेटिक होती है, और हम लोगों में ब्लड टिश्यू वगैरह सबका वहां पे लिविंग है, अंदर से लिविंग है। ओके, जो ग्रोथ हो रही है, जो साइज बढ़ रहा है, वो साइज पूरी अंदर से बढ़ रही है बोन्स की। ओके बच्चा, तो बोन मैरो ध्यान रखना, इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। बॉडी की लार्जर बोन्स में बोन मैरो होता है, ये नहीं कि यहाँ पे भी बोन मैरो, यहाँ पे छोटी बोन्स में नहीं होता है बोन मैरो, ठीक है। एंड बोन मैरो में सिंथेसिस होती है, इम्यून सेल्स की सिंथेसिस होती है, ब्लड्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। दैट्स वाई कई डिजीज जिनके क्योर ऐसे समझ में नहीं आते हैं और ब्लड में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो फिर वहां पे बहुत ही पेनफुल एक टेस्ट होता है, बोन मैरो टेस्ट, ठीक है। बोन को पूरा पेनिट्रेट करके निडल डाली जाती है और फिर वहां से सैंपल लिया जाता है। आप समझ सकते हो, जब आपके स्किन में लग रहा है तो आपको इतना दर्द होता है, वहां पे भी नर्वस सप्लाई है, सेंसेशन है, तो वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाता है। ओके, कभी स्टर्नम से लिया जाता है, बैक से तो नहीं, थाई से लिया जाता है ना। तो बोन मैरो टेस्ट कई चीजों का इंडिकेटिव होता है, एक थोड़ा अपर लेवल का टेस्ट हो जाता है जब छोटे मोटे टेस्ट से समझ में नहीं आ रहा। अब ये ढांचा दिख रहा है, कंकाल तंत्र। ओके, ये पूरा आपको फ्रंट व्यू, back view and lateral view. Okay, this is ventral, this is dorsal, this is lateral. Okay बच्चों, ओके, चलो इन सब चीजों पे अभी नहीं चलते, लैकुनी बस समझ लो, आप जितने नाम आ रहे हैं उसको आप समझ लो। ओस्टियोसाइट सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, इन सब टाइप से हम लोग स्केलेटल सिस्टम में ही चलेंगे। ओके, बोन मैरो समझ लो, अंदर इंटरनल, इनको नर्वस सप्लाई, इनको ब्लड सप्लाई सब कुछ मेंटेन है, और इवन सिंथेसिस भी हो रहा है। स्पॉन्जी बोन, ये सब भी हम वहीं पे बताएंगे, ठीक है। बोन कितनी टफ है, जैसे स्कल बोन किस तरीके से वर्क कर रही है, फ्यूज्ड है, ओके, हार्ड है। कौन सी बोन कितनी ज्यादा स्पॉन्जी है, किस तरीके के ऑस्टियोसाइट्स, कैसे ऑस्टियोब्लास्ट का प्रोडक्शन हो रखा है, ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ पे ज्यादा हो सकती है, कहाँ पे कम हो सकती है, तो ये हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में देखेंगे। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स जिनकी सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, और इनसे रिलेटेड अगर बॉडी में इनका प्रोडक्शन ही सही नहीं होगा तो कई सारे डिजीज के ये एक कॉज बन जाते हैं, और उस डिजीज के ट्रीटमेंट करते करते अगर वो नहीं क्योर हो रहा है, देन जाते हैं कि बोन मैरो पे, क्या पता सिंथेसिस ही प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ग्राउंड में है ना, सिंथेसिस करना। नाउ लास्ट आज ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो आ जाते हैं, एक आपका ब्लड है, दूसरा लिम्फ है। ब्लड का जो मेन लिक्विड वाला पोर्शन होता है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा अलग है, प्लाज्मा सेल अलग है, तुम लोग ये चीजें ध्यान रखो, पेपर तुम लोग का पास में है ना। तो प्लाज्मा सेल जब मैंने पूछा था तो हम इम्यून सेल के बारे में पूछ रहे थे, एंड व्हेन आई सेड प्लाज्मा मतलब ब्लड से फ्लूइड निकाल लो और सेल सारी अलग कर, दैट इज प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा में भी एंटीबॉडीज वगैरह आ जाती है, अभी अपने प्लाज्मा थेरेपी सुना था। ओके, किसी को कोरोना हो गया है तो उसके ब्लड से प्लाज्मा आइसोलेट करोगे तो उसमें एंटीबॉडी रहेगी, तो जिसको हुआ हुआ है उसको वो ट्रांसफर कर दो तो एंटीबॉडी उसके बॉडी में पहुंच जाएगी, ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी आ जाती है। फिर आरबीसी कैसी होगी, मैमोस की आरबीसी न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड, पता थे यही गलती करो, मैमोस बोला अभी मैंने, मैच्योर तो बोला नहीं, इमेच्योर ना मैच्योर कुछ मेंशन नहीं किया। अगर तुम लोगों की बहुत सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन गलत हुए तुम समझना, फिर मैं बात मत करना, गायब ही हो जाना, ठीक है। तो अभी मैंने मेंशन नहीं किया,
तो आरबीसी और ऑप्शन भी नहीं दिया, तब तक चिल्ला दी। तो प्री मैच्योर आरबीसी जो रहेंगी वो होती है न्यूक्लिएटेड और मैच्योर आरबीसी होते हैं ई न्यूक्लिएटेड। तो सिर्फ आरबीसी आ रहा है और ऑप्शन में दे दिया न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड, फिर बोथ। देन आंसर इज बोथ। जो उसमें ई न्यूक्लिएटेड करके आना -5 फिर भांगड़ा कर। ठीक है, -5 हम क्यों बोले? जो आप 4 ऐड करके आए थे उसको भी कर लो माइनस। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड that helps in the transport of various substance। कोरियर की तरह वर्क कर रहा है बेटा। हार्मोन बनाना है इसमें डाल दो, एंटीबॉडी बनी इसमें डाल दो, टी सेल बी सेल इसमें डाल दो, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनने इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं इसमें डाल दो, सब कुछ यहीं पे आता जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में ये चल रहा है। तो ये कनेक्शन बनाएगा अदर ऑर्गन सिस्टम के साथ। You will learn more about blood in chapter 17 and 18, circulatory system और excretory system दोनों। ठीक है, इवन ब्रीदिंग सिस्टम 17 मतलब हो गया आपका ब्रीदिंग सिस्टम, 18 हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो चलो वहां पे करेंगे इसके बारे में भी बात, कितना प्लाज्मा होता है, कितनी कौन सी सेल होती है, कितने प्रोटीन होते हैं, ब्लड का कोएगुलेशन फैक्टर क्या क्या वर्क करता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या है। तो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू हैव टू लर्न। ओके, यहाँ हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म। और एनसीईआरटी में यहाँ पे लिम्फ के बारे में नहीं लिखा है। आप जब लिखे हो लिम्फ तो आप ध्यान रखो, लिम्फ नाम आप कनेक्टिव टिश्यू के लिए फ्लूइड कनेक्टिव और स्पेशलाइज स्पेशलाइज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, तुम लोग तो पढ़ चुके हो इम्यून सिस्टम, वहां लिम्फेटिक सिस्टम मैंने बताया, लिम्फ नोड्स बताया। तो वो वाला सिस्टम भी कहाँ पे आ रहा है? वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चा, तो कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड में लिम्फ आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू मसल्स, मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है क्या? हम्म, अलग है ना? ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। अब हम एक जो स्टार्टिंग में आपको चार्ट दिए थे थोड़ा सा उस पर चलते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है अपना एपिथेलियल टिश्यू। अब इस चार्ट को आप देखो तो आपको कल तक, अभी क्या आज क्या कल ही देख लेना चाहिए था, ये वाला खत्म हो गया। ओके, आज ये वाला कंप्लीट हो गया। इसमें एक करेक्शन है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस की जगह इसको इंटरसेलुलर कर लेना। कुछ बच्चे लिख के भेजे मेरे को अच्छे से, आई डोंट नो कि ऑल इमेज में है क्या करेक्टेड, बट यहाँ पे आप कर लेना इंटरसेलुलर सब्सटेंस। कनेक्शन बनेगा तो सेल के बाहर वाले सब्सटेंस से कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। इंक्लूड कनेक्टिव टिश्यू हैव इंटरसेलुलर सब्सटेंस। चले मसल्स में डायरेक्ट, हमारा तो एक्स्ट्रा टाइम जाता है 4 बार रिवाइज करा, इसलिए कि क्लास में याद हो जाए। तो बताओ, तो मसल्स में डायरेक्ट चलते हैं, नहीं तो सुनो और अपना बनाया हुआ उससे मैच करो। इंक्लूड एनिमल टिश्यू, इंक्लूड कनेक्टिव टिश्यू विच हैव intercellular substance contains collagen fiber, elastic fiber, tensile strength, elasticity, reticulate fiber, and all produced by the fibroblast. Okay, can be loose connective tissue, dense connective tissue, elastic connective tissue, adipose, cartilage, blood. Okay, bone has ओस्टियोसाइट्स टाइप्स आ जाएंगे एंड ओस्टियोन हार्वेशन क्या नाम इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट है ये वाला। ओके, ये तो प्रॉपर्टी हो गया, इसको छोड़ दो। मसल टिश्यू, इंक्लूड मसल टिश्यू कैन बी, यहीं पे खत्म हो गया। कार्डियक स्केलेटल स्मूथ, कार्डियक स्केलेटल स्मूथ। ओके, कार्डियक अपने आप में खत्म हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ कहाँ है, कार्डियोलॉजिस्ट के स्टडी वाले पार्ट में, हार्ट में। ओके बच्चा, स्केलेटल कहाँ है, बोन्स के साथ जो अटैचमेंट शो कर रही है वो सभी स्केलेटल मसल्स हैं। स्मूथ, इन दोनों को छोड़ दो, बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री सब चल रहा है ऑर्गन्स वगैरह में, वो सारी मसल्स कौन से हैं, स्मूथ मसल्स।
ओके। अगर हम आपसे पूछे कि आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में कौन सी मसल्स मेन रोल प्ले कर रही है, स्केलेटल स्ट्रक्चर को, स्केलेटल करेक्ट है, कॉन्फिडेंट रहो। स्केलेटल सिस्टम फ्रेम था, फ्रेम के ऊपर जो मसल्स आ गए वो स्केलेटल हो गया। ओके बच्चा, कार्डियक तो अपनी जगह ही चली गई हार्ट के पास। यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ? आ जाओ, तो तीन टाइप की मसल्स आपको पढ़ना है, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। सबसे अच्छा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट यही मसल टिश्यू। ईच मसल्स इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग, लेकिन गलती कर सकते हो आप यहाँ पे कुछ कुछ, जो आप ध्यान से सुनो। मेनी लॉन्ग ये है उसकी मसल की मॉर्फोलॉजी, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी। ओके। सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज, अरेज मतलब लाइन। ओके, ये क्वेश्चन हो गया पहले लाइन। Muscles, each muscle is made of many long cylindrical fibers. These are muscle fibers. ये हुई सेल, मसल फाइबर्स, ये हो जाएंगी आपकी सेल। अरेज्ड इन पैरेलल अरेज, एक पैटर्न होना चाहिए, ठीक? समझ में आ रहा है? तभी तो कोई बॉडी को शेप प्रोवाइड करेगा ये। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. बहुत बात हो रही है बेटा, शांत हो जाओ थोड़ा। तो मसल फाइबर बने होते हैं कई सारे, मेनी वर्ड आया, मेनी, फाइन, न्यूमरस, मेनी, ओके, नंबर में ज्यादा, मेनी फाइन फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल। सेल के अंदर है हम लोग जब मायोफाइब्रिल की बात करेंगे। एंड यू नो कि जैसे मैंने बताया, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, वो है मल्टी सेल, वो टिश्यू है। ओके, जब हम बोलेंगे कि मायोफाइब्रिल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, या सार्कोमियर बोलते हैं, ओके, वो फ्रैगमेंट जो कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में वर्क कर रहा है, तो आप सेल के अंदर होते हो, मतलब एक सेल के भी अंदर हो, तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं होती है वहां। समझ में आई मेरी बात? ओके, तो वहां हम लोग जब मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग मायोफाइब्रस के लेवल पे बात करेंगे, जो कि बने होते हैं एक्टिन और मायोसिन से। चलो, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ओके, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, यूं ही तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम स्केलेटल की बात कर रहे हैं तो किसी रिस्पॉन्स से, अगर हम स्मूथ की बात कर रहे हैं तो भी वो रिस्पॉन्स से कर रहा है, लेकिन आपकी इच्छा से नहीं कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे हमने बोला खाना खाए और तब एसोफेगस मूवमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन आप उस मूवमेंट को नहीं रोक पा रहे, लेकिन वो खाने की वजह से केमिकल थर्मो रिसेप्टर जो एक्टिव हुए, जो नर्वस सिस्टम ने उस पर वर्क किया है, उसकी वजह से वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो ऑलवेज देयर इज स्टिमुलेशन, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। ओके बच्चा, जैसे हम कहें कि काम करते करते मेरे को गर्म पैन पे हाथ टच हो गया, तो जो मैंने हटाया वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हो, ओके। एंड जब हम खाना इंगल्फ करने की बात करें तो वो इंटरनल स्टिमुलेशन हो गया, लेकिन दोनों ही केस में मसल फाइबर्स तक सिग्नल जाएगा बेटा। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। इसका एक्सेप्शन ध्यान रखना है, डायफ्राम, जो मैंने तुम्हें मेमोज में हिंट भी दिया था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एलोंगेट मतलब फैला हुआ रहेगा, और रिलैक्स होने के टाइम डोम शेप का हो जाता है, तो शॉर्ट हो जाता है। ओके, तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टेन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स, रिलैक्स होगा तो लेंथ आ जाएगी, ठीक। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स में कहा जाएगा? अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएगा, मतलब लेंथन हो जाएगा, ठीक है। जैसे रबड़ के केस में आप क्या देखते हो, रबड़ को जब आप खींच रहे हो तो उसकी साइज बढ़ती है, लेंथ बढ़ रही है वहां पे, लेकिन आप उसको रिलैक्स छोड़ोगे तो वो घट जाता है, कोई भी रबड़, इलास्टिक। ओके बच्चों, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, और जब आप उसको रिलैक्स छोड़ दोगे तो वो फिर से अपनी नेचुरल साइज में, शेप में आ जाएगी। तो नेचुरल शेप और साइज क्या हुई मसल्स की? कॉन्ट्रैक्ट
या लूजन, रिलैक्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल नहीं होगी, वो स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में है और अपना काम खत्म कर लिया तो वो वापस रिलैक्स हो जाएगी, तो लेंथ उसमें ज्यादा दिखेगी। देयर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, ठीक है, जहां पे भी है जैसा भी उसको कोऑर्डिनेशन करना है, जिस जगह पे वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करेगी। Their action moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the position of the various part of the body. अंदर की फिजियोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, बाहर से हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे मसल्स हैं, जब हम कार्डियक मसल के हैं तो वो हार्ट की पंपिंग में रोल प्ले कर रहा है, वो वहां पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर रहा है विदाउट नर्वस सिस्टम। पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तो हमें सिर्फ अभी यहाँ पे समझना है कि जब मसल्स को हम देख रहे हैं तो मसल्स स्टिमुलस पे काम कर रही है। ओके, पहली तो चीज ये, इसका मतलब वो हमेशा रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, क्लियर है। कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट थे, ठीक है, जगह दे रहे थे और कनेक्शन बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम आया है, कोई रिस्पॉन्स आया तब वो बनना स्टार्ट हुए या वहां पे वो फंक्शन करना स्टार्ट हुए। तो वो सब चीजें कैसे चल रही थी, कंटिन्यूअस, ब्लड कंटिन्यूअस चल रहा है, ओके, बोन कंटिन्यूअस बड़ी हो रही है और प्रेजेंट है। लेकिन हम जब मसल्स बनने के बाद हम उनसे फंक्शन ले रहे हैं तो दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, डिफरेंस है दोनों। क्लियर बच्चा। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी, चाहे वो ऑर्गन के लेवल पे इंटरनल हो, ऑल द मूवमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड होंगी स्केलेटल, स्मूथ सभी इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ, कार्डियक हार्ट। ये हो गया ब्रीफ। ब्रीफ में इन तीनों में कोई भी डिफरेंस आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए। नाउ कम टू स्केलेटल मसल। Muscle tissue is closely attached to the skeletal bone by the help of, with the help of tendon. In a typical muscle, एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइसेप और ट्राइसेप। चलो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। बाइसेप ट्राइसेप दोनों का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन अपोजिट होता है। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगा, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइसेप रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, और उसी वजह से ये जो लिंक बन रहा है बोन्स के बीच में, और वो आप हैंड को मूव कर पाते हैं। ओके बच्चा, तो मसल्स में यहाँ पे बाइसेप का एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लें। स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आए कि कैसी होती हैं, तो स्ट्राइप्ड होती है, स्ट्रिएटेड होती है, एक्सेप्ट स्मूथ मसल्स, बोथ आर द स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड का मतलब होता है रेखीय, ठीक है, स्ट्रिप्स होंगे, निशान होंगे। जैसे किस क्यों होते हैं, क्या वर्क करते हैं, वो हम लोग बाद में बात करें। जैसे हम यहाँ पे इमेज जो है इसमें आप देखो, ठीक है, कुछ रेखाएं दिख रही है, यहाँ देखो कुछ रेखाएं दिख रही है और यहाँ प्लेन दिख रहा है, स्मूथ सरफेस। ओके, तो स्मूथ मसल्स को छोड़ दो तो स्ट्राइटेड मसल इज द कॉमन फीचर। ये गलती होती है क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक्स में स्ट्राइटेड मसल्स दिया हुआ है, उससे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। ओके, डिस्टिंग्विश का फीचर कुछ और होगा, इस फीचर को आप पकड़ोगे तो दोनों कॉमन चला जाएगा। तो स्ट्रेटेड मसल्स और हार्ट मसल या कार्डियक मसल दोनों ही कैसी होती है, स्ट्राइप्ड होती है। ओके बच्चों, एंड स्मूथ मसल्स का सरफेस आपको प्लेन दिखेगा। तो स्ट्रेटेड स्ट्राइप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल फैशन। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है बेटा। A sheath of tough connective tissue, a sheath of tough connective tissue, अंडरलाइन करना, ये मसल्स नहीं है। ओके,
कनेक्टिव टिश्यू हिडन है, लिखा है सामने, अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो टफ है इनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, बट हम आज थोड़ा सा आपको उसका एटलीस्ट एक ब्रीफ दिखा दे ताकि आपको वो चीजें समझ में आए कि हाँ यहाँ क्या होने वाला है। तो जब आप मसल्स बोलते हो तो दैट इज द मसल्स। ओके, ये मसल है, एक सेल नहीं है, ये पूरा मस्कुलर टिश्यू है एक जगह का, वो बोन से अटैच्ड है, मतलब ये टेंडन हो जाएगा और ये मसल कौन सी हो जाएगी, स्केलेटल मसल। ध्यान से सुनना एकदम। ओके, सारी जो आप मसल्स बोल रहे हो उस मसल्स को एक लोकेशन, जैसे हम बोले बाइसेप, तो बाइसेप एक कवरिंग के अंदर होगा, उस कवरिंग को बोलते हैं एपिमाइसियम। ओके, एक एपिमाइसियम बहुत सारी फेसिकुलाई को कवर करता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका फेसिकुलाई, जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। एक फेसिकुलाई के चारों तरफ हो जाता है पेरीमाइसियम। उस फेसिकुलाई के अंदर जाके आपको मिलती है एक मसल फाइबर। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? पेरी, देन एक मसल फाइबर, ये निकली आपकी मसल फाइबर। ओके बच्चा, इसमें क्या है, ये वाला है मसल फाइबर, इसमें क्या रहेगा, एंडोमाइसियम। तो हर जगह एक कवरिंग चल रही है। ओके, कवरिंग है, उसमें जैसे आप कोई डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा रख के एक आपने कई सारे डिब्बे रख लिए, तो हर एक डिब्बे की अपनी एक बाउंड्री है। उसी तरीके से इन सारे स्ट्रक्चर की अपनी एक बाउंड्री है, तब जाके आप पहुंचते हो मसल फाइबर तक। एंड मसल फाइबर ही मसल की सेल होती है। एंड मसल सेल के अंदर अभी भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तक आप नहीं पहुंचे हो, फिर आते हो आप मायोफाइब्रिल पे, ये है मसल सेल्स। ओके, एंड देन आता है आपका मायोफाइब्रिल, वो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, उसके अंदर भी आपको जाना पड़ता है। एंड एक मायोफाइब्रिल में एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं, फिलामेंट, तब जाके आपको इस एक्टिन और मायोसिन की एक यूनिट मिलती है जो है सार्कोमियर। आप समझो आपको कहाँ तक जाना है और कहाँ तक पढ़ना है उस चैप्टर। सारी लेयरिंग याद होनी चाहिए, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, किसको किसको कौन कवर कर रहा है। देन मसल फाइबर, मसल फाइबर के बाद मायोफाइब्रिल, नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल मिलेंगे तो मसल फाइबर बना होगा। ओके, और हर एक मायोफाइब्रिल में नंबर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है, और हर एक एक्टिन एंड मायोसिन की एक फंक्शनल यूनिट को बोलते हो आप सार्कोमियर। वहां पे कैल्शियम वर्क कर रहा है और नर्वस सिस्टम का स्टिमुलस जाके जो यहाँ पे अटैच्ड आपका मसल फाइबर पे सिग्नल दिया, उस सिग्नल से जो कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होता है, तब जाके उस यूनिट पे वर्क होता है। अब आप सोच लो ये कितना कोलैबोरेटिव होता है, कितना फास्ट होता है कि आपने, मैंने ऐसे बोलते बोलते हाथ उठाया तो कितनी सारी मसल फाइबर और कितने सारे मायोफाइब्रिल और एक्टिन मायोसिन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, तब ये मेरा कलेक्टिवली विद इन हाफ ऑफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने रिस्पॉन्स दे दिया। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई आपने पढ़ा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। अब इस सारे फंक्शन में लगती है बहुत सारी एनर्जी, इसलिए मसल फाइबर होते हैं रिच इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और एरोबिक करते करते थक जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उनको वरदान है बॉडी में कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी सेंड कर सकते हैं, और जो दो एटीपी बन जाता उतने से काम चला सकते हैं। ठीक है, और उसे वो ओवर वर्क होता है तो उनका डिपोजिशन पेन को फील कराता है, आपको मस्कुलर पेन फील होने लगता है। ओके, एंड उसी को जब आप थोड़ा सा आराम करते हो, थोड़ा सा लेट जाते हो विदाउट पेन किलर, तो वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा लैक्टिक एसिड जो बना था वो यूज हो जाएगा। समझ में आया है कुछ बात? नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। बट ये सारी चीजें आपकी वहां पे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जो आप देखोगे दैट अकर्स ऑन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो लोकेशन वाइज आप समझ लो सारे इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्टमक में, लिवर में, किडनी में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है बेटा, एसोफेगस वगैरह में। एंड कार्डियक मसल के तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एंड इट इज वन। अब डिफरेंस की बात पे आते हैं, सुनो ध्यान से।
डिफरेंस की बात में आते हैं कि मसल मसल सेम सेम चल रहा है तो डिफरेंस क्या है। एक तो स्ट्राइप वाला मैंने बताया वो स्मूथ मसल से डिफरेंस हो गया। स्मूथ मसल स्मूथ इन नेचर, खत्म हो गई बात। ओके, अब जो स्ट्राइप्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, इनके बीच में कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। ओके, मतलब रिस्पांस इस साइड से मिला तो वो सारी सेल आपस में इंटरकलेटेड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ लिया कि नहीं, करंट सप्लाई वगैरह, रेजिस्टेंस लगा होता है, एम्पलीफाई लगा रहा होता है, ठीक है, तो करंट का मूवमेंट का आप पाथ देखते हो, समझ में आ रहा है, ऐसे देखते हो ना आई वाला। तो उसी तरीके से हम बोल रहे हैं यहाँ पे अगर स्टिमुलस आया तो ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको पूरे में तेजी से फैल जाएगा और वो सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मेरा ये दुपट्टा है तो मुझे अगर इसका लेवल ऊपर करना है तो मुझे इसको खींचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से भी खींचूंगी तो वो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि दे आर इंटरलिंक्ड। तो इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल। ओके, सारी मसल्स इम्पल्स से चल रही है, स्टिमुलेट हो रही है, लेकिन ये कैसे चलती है, इनका इम्पल्स होता है मायोजेनिक। आपको पता है आपके ब्रेन में एक्चुअल इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वहां पे करंट है, ठीक है, वहां पे स्पार्किंग चल रही है, कहते हैं ना इसका माथा ठनक गया, उस टाइम उसके स्पार्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो खैर, तो ये जो स्पार्किंग होती है वो स्टिमुलस का जो भी, जैसे हम कहें थर्मल, थर्मल टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में, तो वो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हमने बोला ऑर्डर, किसी चीज की स्मेल को हम फील करें तो वो ऑर्डर पार्टिकल से जो स्मेल वाली एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, एंड उसको फिर पास ऑन कर दिया, आगे भेज दिया। लेकिन यहाँ पे मसल्स मसल्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो मायोजेनिक नर्वस कंट्रोल है इनका, लेकिन वो नर्वस सिस्टम के भी भरोसे नहीं बैठ सकते क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइटल। हार्ट धड़कना ही बंद कर दे, छुट्टी पे चला जाए 2 मिनट क्या तो 2 सेकंड के लिए भी, तो भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया एक साइकिल इसका 0.8 सेकंड का है। ओके बच्चा, तो स्केलेटल मसल तो हो गए जो आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है और वॉलंटरी होती है, इच्छा से मूव कर रहा है। इनवॉलंटरी अनैच्छिक, बिना इच्छा के। ओके, स्मूथ मसल्स हो जाएंगे और ये भी इनवॉलंटरी है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस निकाल पाए, एक तो इंटरकैलेटेड डिस्क, दूसरा इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी सेम चला गया स्मूथ के साथ, स्ट्रिप सेम चला गया स्केलेटल के साथ। तो ऑलवेज रीड करो केयरफुल्ली कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, क्योंकि कुछ कॉमन है कुछ डिस्टिंग, जैसे टैपरिंग एंड वर्ड आता है देन इट इज स्मूथ, स्मूथ मसल। टैपरिंग एंड पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, बोथ द एंड पॉइंटेड होंगे। ये अब आपकी इमेज हो गई, ये कई बार आ भी चुकी है। मसल टिश्यू फर्स्ट वन इज स्केलेटल, स्ट्राइप दिख रहा है आपको, स्ट्रेटेड दिख रहा है। मसल फाइबर टिश्यू है, स्मूथ मसल टिश्यू स्मूथ दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है उसमें। एंड कार्डियक मसल टिश्यू में आप इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसको लिखा है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ओके, एंड स्ट्राइप होना कॉमन फीचर हो गया इसके साथ, इनवॉलेंट्री होना कॉमन फीचर हो गया इसके साथ। चलो थ्योरी में देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मसल फाइबर सेल है, ठीक है, मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है सार्कोलेमा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा आउटर बाउंड्री तो आपका गलत हो जाएगा, उसको आपको स्पेसिफिक नाम याद रखना है सार्कोलेमा। मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर का रेटिकुलम, ठीक है, मसल फाइबर की जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म होता है, वो क्या हो जाएगा सार्कोप्लाज्म। सार्कोमियर इज स्ट्रक्चरल यूनिट बेटा, ये वाला
ये चलेगा। अब आएगा एक्टिन एंड मायोसिन के बीच का फंक्शनल पार्ट। ठीक है बच्चे? क्लियर है? तो सार्को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सब्सटीट्यूट हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सब्सटीट्यूट है, एंड सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का सब्सटीट्यूट है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है, हमें पता है विदाउट स्टिमुलेशन वो वर्क नहीं कर रही है, और जब जब स्टिमुलेशन होगा तो लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि वो मूवमेंट करा है। ओके बच्चों? ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ तक एटलीस्ट अब ये ध्यान में रखो कि हम पूछेंगे तुम लोगों से लोकोमोशन वाले चैप्टर। ओके, तो कई सारे मायोफाइब्रिल आपको इसके अंदर दिख रहे हैं और वो टाइटली पैक है। ठीक है, अब जो नॉर्मल आप सेल स्ट्रक्चर देखते थे उसमें कहीं देखा था इस तरीके से? ये कैसे दिख रहा है कि रॉड खूब सारे रखे हुए हैं, बड़े से पाइप, तो ऐसी होती है मसल फाइबर। और इन पूरे पाइप में ये जो आपको फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, दीज आर द सार्कोमेयर। ओके, और इन्हीं की वजह से वो बाहर तक एक स्ट्राइप्स दिखता है, सारा जो इनका अरेंजमेंट है। ठीक है, इसलिए वो हो जाती है रेखित मांसपेशियां। ठीक है, देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रिच दिखेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल पूरा बिछा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि वहीं से तो प्रोटीन बनेगा ना बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा चाहिए आपको, एटीपी बनाना है। स्केलेटल मसल्स के अगर आप फंक्शन को समराइज करो तो प्रोड्यूस, मेंटेन मूवमेंट, पॉस्चर को मेंटेन कर रहा है, स्टेबलाइज जॉइंट, जॉइंट को अगर स्टेबिलिटी है, रुके हुए हैं वो, तो भी वो स्टेबलाइज कर रहा है, एंड जनरेट हीट। हीट जनरेशन आप समझ सकते हो, जैसे ठंड लगती है तो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ना, रबिंग, तो इसके अंदर भी मसल्स है वो जो आपको सरफेस पे एक हीट प्रोवाइड किया। या आपने बहुत एक्सरसाइज की, दौड़ दौड़ के जा रहे हो, सुबह रनिंग कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम भी आप एक फील करोगे तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है। फिर जब आप आराम करते हो, थोड़ा पानी वानी पीते हो, तो देन नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा एटीपी कंजम्पशन हो रहा है। एटीपी बनना ही मतलब हीट निकलना। ओके, और उसमें 45% ही हीट है जो हम बॉडी में एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। वैसे तो न जाने कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपने बर्न कर दिया। तो एक हीट डेवलपमेंट, जो हीट का फॉर्मेशन होता है, उसमें स्केलेटल मसल्स का या मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। स्मूथ मसल फाइबर टैपरिंग होंगी एट बोथ एंड, दैट इज फ्यूजिफॉर्म। चलो अब फंसे, फ्यूजिफॉर्म रूट मॉडिफिकेशन एग्जांपल बता लो। अब डिवाइड कर लो आपस में, एक कैरेट बोल दो, एक रेडिश बोल दो, एक टर्निप बोल दो। बताओ कौस्तुभ। फ्यूजिफॉर्म, रेडिश, ठीक है, कैरेट कोनिकल होता है। फ्यूजिफॉर्म बोथ एंड पे टैपरिंग रहेगा एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन स्ट्रिप्स। ठीक है, सेल जंक्शंस, चलो फिर से फंसे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस? कम चुप रह जा, बताओ। टाइट जंक्शन, ओके, नेक्स्ट adherence and gap junctions. Cell junctions hold them together. मसल्स को एक साथ ज्वाइन करने में हेल्प कर रहे हैं एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। ठीक है बच्चा, अभी जैसे हमने स्केलेटल का एग्जांपल दिखाया, उसी तरीके से जहां जहां स्मूथ मसल्स होंगी तो वो भी मसल फाइबर होंगी, और उनके चारों तरफ कई सारी मसल फाइबर की अपनी एक शीट होगी, फिर एक मसल्स बनेगा। ओके, मसल बनेगा। और जब जब शीट का नाम आए उसको आप मार्क करके रखो, कनेक्टिव टिश्यू शीट है। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यहां से एग्जांपल आप अंडरलाइन करना, एज द ब्लड वेसल्स। अब ये सोचोगे कि ब्लड वेसल में तो सिर्फ एपिथेलियम थी, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना बेटा। ब्लड वेसल्स जो मोटी ब्लड वेसल्स है, एरोटा वगैरह, वहां पे मसल्स भी प्रेजेंट है बेटा। ब्लड वेसल्स में मसल्स, दो वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एकदम ध्यान से सुनो। ओके, तो ब्लड वेसल्स
stomach and intestine contain this type of muscle tissue. सिंपल, जिसके फंक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो उन सब जगह पे स्मूथ मसल्स है। क्लियर है? अब आप देख लो, आप ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हार्ट को नहीं रोक पा रहे हो, ठीक है, एंड स्टमक को भी नहीं बोल पा रहे मैंने खाना खाया तो अभी आराम कर, परेशान मत कर मेरे को, ठीक है, तो उसको भी नहीं बोल रहे हो कि 1 घंटे बाद स्टार्ट करना तुम डाइजेशन, तो कुछ नहीं कह सकते। इंटेस्टाइन को भी नहीं कह पा रहे हो कि भाई तुम एब्जॉर्प्शन रोक दो, तुम फेसेस का फॉर्मेशन रोक दो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो एवरीवेयर जो आपके बस में नहीं है और आपके बॉडी में चल रहा है वो सब स्मूथ मसल्स हैं बेटा, इनवॉलेंट्री। Smooth vessels are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. डायरेक्टली कंट्रोल मतलब आपकी इच्छा से, नर्वस सिस्टम के वो डायरेक्ट कंट्रोल में है बेटा, लेकिन नर्वस सिस्टम ने उसको आपके मन को नहीं दिया। We usually are not able to make it contract merely by thinking. सोच के नहीं रोक सकते कि भाई हम आज तो हम अपना दिल धड़काना बंद कर about it as we can do with skeletal muscles. लेकिन skeletal muscles जैसे मैंने पेन पकड़ने की एक पोस्चर, तो ये सब हमारी इच्छा से चल, ओके, हमको खेलना है, यहीं पर टाइम पास करना है, तो हम ऐसे ही करते हैं, दिखाएंगे भी नहीं कुछ, टाइम पास चलेगा। तो मेरी इच्छा में है कि मैं अपनी स्केलेटल मसल्स को कैसे मूव करा, समझ में आ रहा है? चलो, तो अब ये आप देखो, जैसे यहाँ पे स्मूथ मसल्स को दिखाया गया है, इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन लेते, ओके, तो लेयर मसल्स कैसे अरेंजमेंट होती है, कैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ये सब हम लोग वहां पढ़ेंगे, बस अभी आप समझ लो कि वो स्मूथ मसल्स, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड कैसे पास ऑन हो रहा है, अनडाइजेस्टेड एक्सक्रीटा में वो कन्वर्ट करेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो टोटल इंटरनल फिजियोलॉजी चल रही है, ओके। स्केलेटल मसल वॉलंटरी, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, कार्डियक मसल is a contractile tissue present only in heart. कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब इसके ही पूछते हैं तो आप लोग गलत करते हो। सेल जंक्शंस कॉमन चीज है बेटा, हर जगह होती है। फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करके उन्होंने एक साथ सारी सेल्स को जोड़ दिया, कम्युनिकेशन जंक्शंस हो जाएंगे। इस जोड़ने का पर्पस है, अब तुम बोलोगे सेल जंक्शन तो हर जगह था, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सेल जंक्शन है जिनके बीच से इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही, जो इलेक्ट्रिक पाथवे बनाएंगे, ओके, और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो जब हम ऑरिकल और वेंट्रिकल आपको बताए थे, तो ऑरिकल ऑरिकल वेंट्रिकल वेंट्रिकल, तो इसका कॉन्ट्रेक्शन इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका कॉन्ट्रेक्शन इससे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हर जगह उसके अपने अपने कार्डियक मसल्स, लेकिन ये इसको कंट्रोल कर सकता है, ओके। यहाँ पे ये जो आपने पेसमेकर सुना है, पेसमेकर लगा, उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ा, तो यहाँ पे है ऐसे नोड बेटा, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेट हो और उसके बाद वो ट्रेवल करेगी पूरे हार्ट में, तो कब कौन कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है दैट इज कोऑर्डिनेटेड। लेकिन हम क्या है, वेंट्रिकल की पूरी मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसा नहीं कि ये राइट वाला आराम कर रहा है तो लेफ्ट वाला दबा के यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो कोऑर्डिनेटेड है, पंपिंग पूरी कोऑर्डिनेटेड वे में। इसके लिए सारी मसल्स को ऐसे जोड़ के रखे हैं कि वो एक साथ ही पुश और पुल होंगे। क्लियर है? अब इसको मार्क कर लो, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आस्क हो सकता है यहाँ से। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क और एडहेरेंस जंक्शंस भी बोला जाए तो भी करेक्ट है। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, that is when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract, ओके। जैसे अगर यहाँ पे अभी हम कोई किसी को बुला रहे हैं, वहां से किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को बुलाएंगे तो वो उठ के जाएंगे, लेकिन टाइम ओवर हो गया, चलो चलो घंटी बज गई, तो बेटा सभी भागोगे। वो सिग्नल रिसीव कर लिया तो सबके कान ने एक ही साथ रिसीव, और सबकी मूवमेंट एक जगह से दिख रही है। तो इसी तरीके से आप समझो कि वहां पे जो सिग्नल्स जा रहे हैं उसको वेट नहीं करना है कि हाँ हम सारी सेल तक सिग्नल को पहुंचाएंगे तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतने में तो कार्डियक अटैक आ गया,
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का ये सिस्टम है कि इंटरकैलेटेड डिस्क से वो सप्लाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक तुरंत पहुंचेगी और सब कोऑर्डिनेट वे में एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम वहां पढ़ा रहे तो हम मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कराए और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराए। यहाँ नंबर ऑफ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किए एक साथ एंड देन रिलैक्स, तो वो एक यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। The only found in heart, cells are joined together by intercalated discs that allow for the synchronization, timing match होनी चाहिए of the heartbeat. ठीक है, involuntary controlled hormones and signals from the brain adjust the rate of contraction. ठीक है, branch striated muscles, ये सारी चीजें। अभी आपको ये वाला ध्यान रखना है, ये कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ो। ओके, ठीक। अब आप देख लो मसल्स में जैसे सिग्नल्स जाएगा तो ये पूरा एट्रियम वाला पोर्शन है। ओके, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम। फिर मसल्स की थिकनेस भी आप पढ़ोगे, यहाँ लेयर्स भी पढ़ो। ओके, एक को तो यहाँ से नीचे भेजना है तो इसको बहुत ज्यादा तो कॉन्ट्रेक्शन की नीड ही नहीं है, जस्ट रास्ता ओपन करो, ग्रेविटी का लॉ और लिक्विड का फ्लो नीचे आ जाएगा। लेकिन इसको कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा चाहिए, ये तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो या तो वो लंग्स में जाएगा या तो वो बॉडी की तरफ जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला कॉन्सेप्ट, लंग्स फिर भी पास में है हार्ट के बगल में, तो इसको पंपिंग सब कम करनी पड़ेगी इसके कंपेयर में। तो सबसे ज्यादा पंपिंग किसको करनी है? लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे कि किसका कितना सेकंड का, कितने पॉइंट सेकंड का किसका कॉन्ट्रेक्शन है, कैसे ईसीजी बनता है, ये हम सब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताएंगे। ओके बच्चा, जाओ 5 मिनट का ब्रेक लो। चलो, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है जिसमें हम थोड़ा रिस्पॉन्स को आपको रिलेट करा देते हैं। ठीक है, जैसे जस्ट देखो इस मसल्स के पास, अब देखो हार्ट है तो पंपिंग कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हार्ट के सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, तो उस तक भी ब्लड की सप्लाई जाएगी। तो उसी में एक कैपलरीज दिख रही है, कैपलरी के अंदर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, बीपी कैसा चल रहा है, मीन प्रेशर कैसा चल रहा है, ठीक है, अंदर प्रोटीन्स कैसे हैं, मतलब वो केमिकल को सेंस कर सकता है, वो प्रेशर को सेंस कर सकता है। उसके रिस्पॉन्स से अगर इंटरकैलेटेड डिस्क पर एक सिग्नल आया, ठीक है, जैसे आप दौड़ रहे हो, ओके, तो दौड़ रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम आपने हार्ट बीट फास्ट करा ली, तो वो हार्ट बीट हार्ट तक कैसे वो सिग्नल गया, वो ब्लड की सप्लाई के थ्रू गया कि आप ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, बर्निंग ज्यादा हो रही है, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई को पहुंचाना है, तो जल्दी जल्दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाओ और बॉडी में पहुंचाते जाओ। हमारी बात समझ में? तो उसी तरीके से ये इंटरकैलेटेड डिस्क सिग्नल ली ब्लड कैपलरी से एंड उसको ट्रांसपोर्ट कर दी पूरे के पूरे अपने चैनल। ओके बच्चा, और पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलो, तो यहां तक हम लोग का ये भी हो गया। नाउ लास्ट वन, सबसे छोटा, सबसे टफ। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया सेल या ग्लियल सेल। ओके, आज मुझे याद दिलाना, ये हम सेंड कर देंगे ना, तो सारा टिश्यू सिस्टम कवर हो जाएगा। तो इस चार्ट को तुम लोग ध्यान से देख लो घर पे सब। तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हम स्ट्रक्चरली समझते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी की, सिंगल सेल में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, अप टू 1 मीटर। जो सप्लाई यहाँ से आपके लिम्ब में गई हुई है वो सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है। ठीक है, आप देख सकते हो इसका इसका जगह भी 1 मीटर नहीं है, लेकिन वो 1 मीटर की सेल वहां पे प्रेजेंट है बेटा। ओके बच्चा, तो न्यूरॉन सेल की जो स्पेसिफिसिटी होती है मॉडिफिकेशन के बाद, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते। ठीक है, सेल साइकिल का एक क्वेश्चन है कि न्यूरॉन सेल्स G0 फेज में रहते हैं। ओके, G1 फेज से ये एग्जिट कर जाते हैं, तो सेल डिवीजन के ये बाहर चले जाते हैं G1 फेज से। G1 फेज के बाद कौन सा फेज होता है? एस फेज। ठीक है, एस फेज में अगर चले जाएंगे तो सिंथेसिस हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, एंड डीएनए रेप्लिकेट एबनॉर्मेलिटी है,
उसको स्टेबलाइज करने के लिए ही सारी सेल साइकिल फिर चलती है। तो अगर हम वहां तक भी गए और G2 वाला कंफ्यूजन ना है इसलिए हम बता रहे हैं। तो G2 तक जाने पे तो आपका डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा, और डीएनए का डबल नंबर ही इंडिकेट करता है कि सेल को डिवाइड करना है। ओके, तो कहाँ से एग्जिस्ट करती है? G0 फेज से एग्जिस्ट कर जाती, G1 फेज से एग्जिस्ट कर जाती है, G0 फेज में टर्मिनेट रहती है। कोई इंडक्शन इसको वापस रेप्लिकेट नहीं करा सकता है ना बेटा। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ न्यूरॉन्स फिक्स है सबके। कोई बहुत तेज है तो उसका ऐसा नहीं कि उसके पास न्यूरॉन्स ज्यादा है, उसने क्या किया है अपने न्यूरॉन के कनेक्शंस ज्यादा बना लिए हैं। ठीक है, ये होते हैं कनेक्शंस। आईक्यू ज्यादा होना कम होना दैट इज रिलेटेड कि आपने अपने न्यूरॉन से कितना काम करा लिया, नंबर ऑफ न्यूरॉन मिले आपको। ओके, उसमें से आपने बोल दिया कि भैया 10 लाख न्यूरॉन तुम तो आराम करो, मैं तुम्हारा काम ही नहीं है। ओके, तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो नर्वस सेल्स जो न्यूरॉन्स उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाती है बेटा, उसके स्ट्रक्चर में आप डेंड्राइट्स देखते हो, एंड देन सेल बॉडी देखते हो, और फिर एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सॉन दिखता है, एंड देन उसके बाद टर्मिनल नॉब होते हैं जो कि नेक्स्ट या तो न्यूरॉन से कनेक्शन बनाएंगे या तो मसल से कनेक्शन बनाएंगे। या तो क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन्स। ओके, तो या तो एंड कर लो क्लास। आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि हो गई इतनी ज्यादा पढ़ाई, इतनी लंबी लंबी क्लासेस नहीं होता है। तो अगर आपको ब्रेक चाहिए या आपको क्लास आज की क्लोज चाहिए तो पीछे का एपिथेलियल, कार्डियक, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू रिवाइज कर लो मेरे साथ। ओके, या नई चीज सुनना है तो एकदम अटेंटिव होके सुनो बेटा, दोनों ऑप्शन है। आप मुझे बता दो आप क्या करना चाहते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो मैम क्लोज कर दीजिए, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैम की गाड़ी चल रही है और तुम्हारी अलग ही जा रही है, वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, फालतू का एक्सीडेंट होगा, फिर तुम रोओगे, मुंह बनाओगे अभी। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा या तो अटेंटिव होके सुन लो या तो हम चार्ट पे बात कर ले। बताओ क्या करें, करें इसको खत्म? हम्म। तो न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरली बहुत स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर को रिसीव करते हैं, अटेंड कर लेते हैं मैच्योरिटी में, और वो उसी पे थ्रू लाइफ वर्क करते रहते हैं। न्यूरॉन्स डेथ की तरफ जा सकते हैं, इसलिए आप देखो जो ओल्ड एज लोग रहते हैं उनकी मेमोरी और चीजें डिक्लाइन कर जाती है, क्योंकि न्यूरॉन सेल डेथ की तरफ जा सकते हैं लेकिन नए न्यूरॉन प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चा? और जब एक बच्चा लर्निंग के प्रोसेस से जाता है, जब आप सिखाते हो उसको, ठीक है, चाहे आप ही हो, तो अभी आप ये मेरी चीजें क्यों ग्रास्प कर पा रहे हो? क्योंकि आप अपने न्यूरॉन्स के कनेक्शन बना रहे हो, और कुछ चीजें हम एकदम परमानेंट मेमोरी में भेज देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बार एग्जांपल बताया कि अगर एक्सीडेंटल याददाश्त जाती भी है, एक्सेप्ट कलर्स टीवी की याददाश्त की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो उनकी तो किसी भी इंसिडेंट में चली जाएगी फिर वापस आ जाएगी, तो वैसी वाली याददाश्त की बात नहीं। लेकिन याददाश्त गई भी और उसके बाद बंदा जिंदा है, तो वो ये जानता है कि ये पानी है, ये दूध है, ये फ्रूट है, ये सब कुछ है। तो हर चीज उसको नहीं बतानी, वो लोगों को नहीं पहचान रहा है, वो जगह को नहीं पहचान, तो उसने लर्निंग की कुछ चीजें तो वो नहीं भूला। उसको पता है कि खाना कैसे खाता है, उसको पता है हाथ से वो क्या क्या कर सकता है, ये सब चीजें वो जान रहा है। लेकिन जब एक बेबी बॉर्न होता है और वो डेवलपिंग फेज में 5 to 10 ईयर वाला मैक्सिमम वाला जो चलता है, पढ़ाई को छोड़ दो, ओके, चलना फिरना, लोगों को पहचानना, बोलना, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करना, अपने कुछ हैबिट बनाना, इस तरीके की एक्टिविटी वो जब करता होता है तो वो सब कुछ प्राइमरी लेवल से सीखता है। तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो कुछ चीजें एकदम परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, कुछ चीजें आपकी लर्निंग वाली रहती है। कैसे कैसे क्या होता है ये सब हम लोग डिटेल में नर्वस सिस्टम में बात करेंगे, पार्ट्स वगैरह। यहाँ टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। एनसीईआरटी है, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी। ग्रेटेस्ट लिखा है मतलब कंपेयर किससे करना है आपको? बताओ बच्चा, बोल सकते। कंट्रोल, हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दो ही है कंट्रोल। मसल्स भी आपके इच्छा के अकॉर्डिंग या नर्वस सिस्टम के अंडर में कंट्रोल में,
ओके बच्चों, या एंडोक्राइन के कंट्रोल में उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ग्रेटेस्ट कंट्रोल मतलब फास्टेस्ट। तो आपको कंपेयर किसके, देखो कोई कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटेस्ट। ओके, तो किसके कंपेयर में, एंडोक्राइन सिस्टम। दो कंट्रोल सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सिस्टम से याद आया, वो एक आप मुझे जो 11 सिस्टम के लिस्ट भेज रहे हो नोट्स बना बना के, उसमें आपने एकदम इंटोगमेंट के आगे टिश्यू सिस्टम लिख रखा है। टिश्यू इज एवरीवेयर, शायद मुझसे या तो स्लिप ऑफ टंग हुआ है या कुछ। वो टिश्यू जो इंटोगमेंट बना रहे हैं, मतलब कवरिंग बना रहे हैं, वो वाला सिस्टम जो है वो है आपका इंटोगमेंट्री सिस्टम। तो उस टिश्यू को आप कवरिंग टिश्यू कर लेना। ओके, 2-3 लोगों का मैंने देखा, वो मुझे भेज रहे थे, वहां ब्रैकेट में आपने टिश्यू लिख रखा है, उसको आप करेक्ट कर लो। आउटर टिश्यू या कवरिंग टिश्यू, जैसे स्किन, नेल्स, हेयर, इन सब के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो सिस्टम क्या है, इंटुगमेंट्री सिस्टम बॉडी का। क्लियर है, इंटुगमेंट। ओके, कवर। तो ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशन, कॉन्सियसनेस। ओके, वाइटल है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्सियसनेस। स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स, स्टिमुलेशन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्स जब भी होगा तो चेंज हो जाएगा बेटा, जो भी चेंजिंग कंडीशन है। जैसे हम बोले गर्म से टच हुआ, मतलब पहले वो टच नहीं हुआ था, फिर वो टच हुआ, हमने हटा लिया तो हमने कंडीशन फिर से चेंज कर दी। ठीक है, हम कंटिन्यू टच पे रखे हैं तो जल जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, चेंजिंग रिस्पॉन्सेज है, बिहेवियर को चेंज करा रहे हैं और फास्ट करा रहे हैं। दैट्स वाई ये ग्रेटेस्ट हो गए। न्यूरॉन्स, द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर structural and functional cell. Okay, the unit of neural system, nervous system are excitable cells. Okay, excitable cells ऐसे पड़े पड़े ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये है और इनको सिग्नल आएगा तो ये एक्साइटेड होंगे, ये वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे ट्रेवल करता है, कौन से वहां पे केमिकल्स आएंगे, वो सब आप उस सिस्टम में पढ़ोगे फिर, है ना। लेकिन दे आर एक्साइटेबल सेल्स। क्लियर है। अब ये एक्साइटेबल सेल्स टर्म यूज हो सकता है आपको कार्डियक मसल के लिए, वहां पे भी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है, सिग्नल से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और कंटिन्यू कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन उनका चल रहा है। जब से बेबी मदर के अंदर आया और उसके बाद सबसे पहले हार्ट धड़कना जब से स्टार्ट किया, तब से उसका काम स्टार्ट हो चुका है बेबी बनने के पहले से। ठीक है, फीटल डेवलपमेंट में भी वो धड़क रहा है, पंप कर रहा है, एंड लास्ट उसी दिन होगा, बंद उसी दिन होगा जिस दिन डेथ होती है। तो मतलब थ्रू लाइफ वो ऑर्गन कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग वर्क करता है। द न्यूरोग्लियल सेल्स हेल्प करेंगी न्यूरॉन्स के साथ। ग्लू, ग्लियल मीन्स ग्लू, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन के साथ जो ग्लूड है वो सेल क्या हो गई, न्यूरोग्लियस। अब आप कुछ भी समझ लो इसको, नर्वस सिस्टम का बॉस समझ लो आप न्यूरॉन को, उसके सेक्रेटरी समझ लो, उसका वर्कर समझ लो, उसकी सप्लाई मेंटेन करना, उसका सारा कंपनी चलाना जिसका काम हो रहा है, वो सब अलग अलग तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, ये डिवाइड हो सकती है, समझ में आ रहा है। इनके नंबर बढ़ सकते हैं, इनके फंक्शन जब जब डिवाइड होंगे तो ये मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरॉन्स में डिविजिबल सेल्स कौन सी है, न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट्स द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में आपको फिर टाइप्स कहाँ दिखेगी, न्यूरोग्लियल सेल्स में। ब्रॉडली आप क्या बोलोगे, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स टुगेदर फॉर्म विद इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, दे फॉर्म इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दे फॉर्म नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में दो तरीके की ब्रॉडली सेल आ गई और उनके बीच का इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाए। ठीक है बच्चे, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, तो काम कर रहे हैं सारे उसके असिस्टेंट है ये बेटा, सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी, इसको आप अंडरलाइन करो। अपनी बॉडी के हाफ ऑफ द वॉल्यूम किसने कवर कर रखी है, न्यूरोग्लियल सेल्स ने कवर कर रखी है।
ओके, मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। मतलब न्यूरॉन से न्यूरल टिश्यू लिखा बेटा, न्यूरॉन से ज्यादा है काउंट में क्या, न्यूरोग्लियर। दैट्स वाई हम शायद यहाँ पे अभी उसी में बात, चलो यहाँ पे टेस्ट, जैसे आप ये देखो ग्लियल सेल, तो एक न्यूरॉन्स पे आप देख रहे हो कई सारी ग्लियल सेल्स है। ओके, तो अपने आप समझो, ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स है, उसके कई सारे सेक्रेटरी होंगे, कई सारे उसके वर्कर होंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स कौन सी ज्यादा होती है, न्यूरोग्लियल सेल, है ना। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, मतलब सिग्नल रिसीव किया उसने, एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो वहां पे है नॉर्मल, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल को, तुम लोग को कभी बताया सेल वाले चैप्टर में शायद बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज, डिपोलराइज, रिपोलराइज, इस तरीके के टर्म आ चुके हैं, है ना। तो जो वहां पे पोटेंशियल वहां पे है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, एंड उसी से वहां पे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, एंड वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स थ्रू एक्सॉन ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, और जब तक एक इम्पल्स जनरेट होके एंड तक नहीं चलेगा, उस टाइम ये एक्सॉन शट डाउन रहता है, कोई नया सिग्नल ये रिसीव नहीं कर सकता है। क्लियर बच्चा। एंड जब वो प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये सिग्नल लेने के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो डिस्टरबेंस जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है, उसको ये डिस्टर्ब कर देगा। स्टिमुलेशन इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स, आराम से ट्रेवल कर जाएगा अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है एनिमल में तो उसकी बाउंड्री तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, तो जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ जनरेट हुआ, एक्सॉन फ्लॉक बोलते हैं इसको, और यहाँ से ट्रेवल कर, ओके, एंड इधर डेंड्राइट्स को दे दिया उसने। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो आप आउटर साइड से देख रहे हो वो सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल है ना, एक सेल के मॉडिफिकेशन से उसको ऐसा शेप मिला, ब्रांच टाइप का। ओके, तो आउटर बाउंड्री तो हमेशा क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम क्या, एक्सॉन से, एक्सॉन के टर्मिनल एंड तक वो ट्रेवल कर गया, मतलब वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो ट्रेवल कर गया। अंडरलाइन कर लेना इसको। Arrival of the disturbance at the neuron's endings or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. अब ये रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, या तो आपको कुछ करने से रोकने के लिए हुआ है, वो सिस्टम आया है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई चीज हमने सेंस की कि हमारा टेम्परेचर की, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब वो क्या हमें बता रहा है कि वहां से हाथ हटाओ, नहीं तो जल जाओगे। तो उसने जो ऑलरेडी हम कर रहे थे उस प्रोसेस को रुकवा दिया। तो ये अपने आप में कैसा है, एक इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो खैर हम लोग पढ़ेंगे तब, अभी इसकी डिटेल यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, बस आप ये वैरायटी समझो कि न्यूरॉन्स की एंडिंग और सारे न्यूरॉन के कनेक्शन पे जो लास्ट वाला होगा, वहां पे उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स से हमने क्या किया वो दिखेगा, चाहे वो हार्ट की बीट है, चाहे वो किडनी का फिल्ट्रेशन है, चाहे वो डाइजेशन चल रहा है, वो प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर और जो रिस्पॉन्स स्टिमुलाई वहां पे आ रहे उसके रिस्पॉन्स में हो रहे हैं अंडर द नर्वस कंट्रोल। ठीक है, जैसे मूवमेंट को तो हम इजिली समझ लिए, बाहर से ही दिख रहा है वो हमें, तो इंटरनली बहुत सारी चीजें ऐसे अंडर द नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में चल रही है और पैरेलली चल रही है। ओके बच्चा, ट्रिगर्स द इवेंट, किसी भी इवेंट होने के लिए ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेशन, इनहिबिशन, या तो जो चीज चल रहा है उसको फास्ट कर लो, जैसे हार्ट बीट हो रहा था, हार्ट बीट को और फास्ट कर दिया हमने एक्सरसाइज करके। ठीक है, तो पंपिंग ज्यादा से ज्यादा चल रही है, फिर हम लेटना चाह रहे हैं, हमें थकान लग रही है, हम लेट गए, तो जो नॉर्मल हार्ट बीट था उससे हमने स्लो कर दिया। हम सो रहे हैं तो सभी चीजें स्लो डाउन हो गई, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट स्लो डाउन हो गया है। ओके, हमने कोई खाना नहीं किया है, जो किया है वो डाइजेशन के प्रोसेस में, इधर की मसल स्लो डाउन है। तो एवरीथिंग या तो स्टिमुलेट होगी या तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स में चली जाएगी। जो चल रहा है उससे हायर रेट से चला तो स्टिमुलेशन, उससे नीचे हायर रेट में, नेगेटिव रेट में आया तो इनहिबिशन हो गई, यही लिखा है। ठीक है बच्चों, एंड अदर सेल्स जो न्यूरोग्लिया होंगे उसकी। ठीक, अब ये इमेज दिया हुआ है, न्यूरॉन्स विद न्यूरोग्लिया, एक्सॉन्स, लेवलिंग ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा।
काला पीला ही दिखेगा, काला और सफेद। ठीक, तो आपको लेबलिंग याद करके जानी पड़ेगी इसकी कि ये एक्सॉन यहाँ लिखा था। ओके, एंड देन सेंट्रल बॉडी, सेल बॉडी तो नहीं भूलोगे, न्यूक्लियस सेल बॉडी में ही रहता है बेटा, एंड डेंड्राइट्स, न्यूरोग्लिया। तो ये सारे लेवल में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है वहां, कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ तो, फिर भी पिंक के बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है तो आप न्यूरोग्लिया लिख दोगे। तो लेबलिंग एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए इसकी। चलो, अब ग्लियल सेल वगैरह अपन नर्वस सिस्टम में ही पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सीएनएस क्या है, कौन सी ग्लियल सेल कहाँ पे क्या वर्क कर रही है। When you are born, you have all the neurons that you will ever have. They are not all connected. Through that happens when you learn new things. ठीक है भाई, न्यूरोग्लियल के साथ या सारे उसके कनेक्शन, कितने डेंड्राइट्स उसके एक्टिव है, दे आर लाइक आर्म्स। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो फिंगर्स है वही उसके लिए आर्म्स हो जाएंगे। तो कितने को आपने काम पे लगा रखा है, दैट इज योर आईक्यू लेवल। ओके, और कब कनेक्शन नहीं बना, जैसे मेरा मैं एग्जांपल देती हूँ, तो कुछ चीजों की हैबिट मुझे ऐसी हो गई है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में होगा। आप भी अपना एग्जांपल लो, आप अपने घर की तरफ जाना एकदम अनकॉन्शियसली कर सकते हो, बात करते करते, गाड़ी चलाते चलाते आप घर ही जाओगे अगर आप घर जा रहे हो इच्छा अनुसार। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के कनेक्शन मिस हो जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि हाँ ये चाबी है, अभी यहाँ तो मेरे उतना काम नहीं है, पहले मैं उस साइड भोपाल में निकलती थी तो अपना लैपटॉप चीजें रखना, स्कूटी की चाबी, ठीक, ट्रैवल करना, पहुंचना, मैडम से क्या बात करना, ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती थी थीसिस विसिस के टाइम। तो अक्सर क्या होता था, एक चीज मैं नोटिस करती थी, स्कूटी में चाबी मेरी रह जाती और कहाँ पे, डिक्की वाले साइड में। और ये बहुत लोगों का इश्यू है जिनका ब्रेन मल्टीटास्क उस टाइम पे सोच रहा है। तो कैसा है, वो कनेक्शन हमारा बना हुआ है कि हमने डिक्की से जब अपनी हेलमेट वगैरह को रखा या कुछ निकाला तो हम चाबी भी निकाले, लेकिन वो कनेक्शन उस वक्त काम नहीं किया। तो डेंड्राइट को इन्फॉर्मेशन थी लेकिन उस वक्त वो आराम कर रहा था, इसलिए हमारा ध्यान की पे नहीं गया। तो कई बार, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50 टाइम्स मेरे साथ हुआ है कि मैं एनआईटी में अपने लैब में बैठी हुई हूँ, या तो जाने के टाइम तक याद नहीं आया या तो लंच टाइम में याद आया कि यार चाबी कहाँ है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम इवेंट को याद करते हैं कि हमारा हाथ ऐसे गया था क्या, तो फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ढूंढा गया, एक बार तो गाड़ी में भी नहीं थी तो फिर पता नहीं अब कहाँ गई। जैसे एक बार कार की चाबी मिस हुई थी, तो वो मेरी कार मारुति की एक सर आए थे, केबिन में बैठे, वो अपने हाथ में कार की चाबी लिए थे और मेरी वहीं रखी थी, वो अपनी वाली पॉकेट में रखे, मेरी वाली उठा के चले गए। अब मैं कहूँ भाई कार गायब हो गई तो क्या होगा, तो मैं वहां से हट भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑटो लॉक से वो तो ओपन हो जाएगा। तो थोड़ी देर जब सब लोग जाने लगे तो कोई उसको ऑन ऑफ कर रहा था, फिर मैं बुला रखे थे, दो तीन लोग थे हम लोग के, यार कहीं से तो कोई इसको डील कर रहा है। तो फिर एलेक्स सर, वो जो सर थे, वो अपने गार्ड के पास कर रहे थे, धीरे धीरे भीड़ खत्म हो रही, तो वो कह रहे ये कहाँ से आवाज आ रही, तो वो ढूंढ रहे थे आवाज कहाँ है, तब उस दिन मेरी की मिली। इस सारे प्रोसेस में एक आध घंटे चले गए थे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि कनेक्शंस हमारे उस टाइम नहीं वर्क करते। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है कि चाबी निकाल के बैग में रखना है, लेकिन वो कनेक्शन उस टाइम ट्रिगर नहीं किया। समझ में आ रहा है। और कई सारे कनेक्शन ऐसे हैं जो परमानेंट बने हुए हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई मुझे सपना बुलाएगा तो मैं पलट के देखूंगी, तो वो परमानेंट कनेक्शन है। वो सपना मेरा नाम है तो सपना बुलाते ही मुझे टर्न करना है, भीड़ में चाहे कहीं पे भी कोई मुझे बुलाया इसका मतलब टर्न हो जाएगा। अब वो मैं उसमें प्रोसेस नहीं करूंगी, अरे कोई बुलाया टर्न लेना है जी, इतना टाइम नहीं होगी, सपना कैसे घूम घूम जाएगा। गुड़िया घर से कोई बुला रहा है तो पेट नेम से बुलाएगा तो आप टर्न लेते हो, दैट इज द रिस्पॉन्स कि हम किस कनेक्शन को कैसा बना के रखें और वो किस तरीके का क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है बेटा, है ना। बट वन थिंग इज फिक्स, इसलिए हम बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, न्यूरॉन सबके कॉमन है, ब्रेन का साइज सबका कॉमन है, ठीक है। आईक्यू लेवल आइंस्टीन का भी इसी ब्रेन से था और जो डम्बो होंगे उनका भी इसी ब्रेन से है। जस्ट क्या है कि हम काम नहीं करा रहे हैं, समझ में आया? जैसे तुम सुनते हो ना साइंटिस्ट पागल होते हैं, वो इसीलिए पागल होते हैं, वो मेरे से बहुत ऊपर लेवल वाली चीज है। तो अभी तो मैं चाबी रखना भूल रही थी वो कई चीजें भूल जाते हैं, उनको दिन रात का नहीं पता होता है, उनको फैमिली का नहीं पता होता है। जैसे हमारे एक सीनियर थे, वो रिसर्च में इतना रमे हुए थे कि वो 4:30 बजे से आते थे, जब तक नॉर्मल पब्लिक आ रही है 10 बजे तक,
तब तक उनकी दिन की रिसर्च हो जाती। तो कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने अपना दिन बड़ा कर लिया और डिस्टरबेंस कम कर दिया, तो वो थोड़े से ऐसे